हेलो। स्वागत है आप सबका चर्चा के इस नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम लोग भारत में रोजगार की बात कर रहे थे। भारत में रोजगार की संभावनाओं पर बात कर रहे थे, समस्याओं पर बात कर रहे थे। और आज का जो एपिसोड है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है भारत में रोजगार की संभावना और कह सकते हैं कि अवसर पे या समाधान पे। ठीक है, क्योंकि रोजगार सबकी आधारभूत नीड है आज के टाइम पे। भले ही महंगाई बढ़ गई, लेकिन अगर किसी की इनकम आने लगे तो महंगाई भी थोड़ी कमी लगने लगती है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास इनकम ही नहीं है तो उसको महंगाई और ज़्यादा लगती है। तो आज का जो एपिसोड है वो पूरी तरीके से उन लोगों के लिए है जो भारत में रोजगार की संभावनाओं पे सोचते हैं और जिन्हें वास्तव में लगता है कि भारत में रोजगार एक प्रमुख समस्या के रूप में पिछले कुछ समय से उभरा है। क्योंकि एनएसएसओ की रिपोर्ट आती है तो एनएसएसओ की रिपोर्ट में ये दिया गया था, पिछले 2 साल पहले की एक रिपोर्ट आई थी। हालांकि अभी हाल की रिपोर्ट में ऐसा है कि रोजगार के थोड़े आंकड़े कम हुए हैं। और अगर मैं रोजगार श्रम प्रधान क्षेत्रों की बात करूं भारत में, तो भारत में रोजगार या श्रम प्रधान जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर है। लेकिन एग्रीकल्चर में वैसे ही इनकम बहुत कम है। अगर मैं एग्रीकल्चर का एक आपको आंकड़ा बताऊं तो आंकड़ा एग्रीकल्चर का ये है भारत में कि भारत में जीडीपी जो है, मान लीजिए 100 रुपए है, तो उस 100 रुपए में से 16.5%, यानी कि जीडीपी का 16.5% इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि कृषि और कृषि संबद्ध गतिविधियों में कितने लोग भारत में काम करते हैं, तो वो जो है भारत में काम करने वाले मेरे ख्याल से 54% है। ये भी डाटा आपका है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है एक गैप है। ठीक है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जॉब करने वाला इंसान बहुत पैसा पाता है। पहली बात तो ये कि वो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है। दूसरी बात ये पहली बात तो ये कि वो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है। दूसरी बात ये कि उसकी इनकम जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट। देखते हैं। हाँ, नमस्कार प्रखर जी। नमस्कार आशुतोष, कैसे हो भाई? हाँ, और हेलो। कैसे हैं? बस बढ़िया, अपना बताओ कैसे? आवाज कट रही है तुम्हारी ना। हेलो। आ रही है आवाज। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है प्रखर जी। हेलो, आ रही है आवाज? अब नहीं आ रही? हाँ हाँ, आ रही है, लेकिन बहुत धीरे आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा नॉइज कैंसिलेशन कर लेता हूँ। चलिए, सही आ है। रही है अभी आवाज सही से? हाँ ठीक है। तो ठीक है ना? टॉपिक हाँ, क्योंकि बाद में रोजगार लोग को ही लेके था। तो यूट्यूब पे जब जाती है वीडियो, हाँ, जब हाँ। वीडियो पे जाती है ना ये वीडियो, तो आवाज आती नहीं है ढंग से। अच्छा अच्छा। हाँ, समस्याएं तो हैं कई सारी। खैर, धीरे धीरे इनको रिजॉल्व करने का प्रयास हम लोग कर ही रहे हैं। और जैसे जैसे दर्शक हाँ हाँ, बढ़ेंगे तो समस्याओं का समाधान तो होता ही रहेगा। सही है। निराकरण समस्याओं का बहुत जरूरी है। और आज वैसे भी हम लोग निराकरण पे ही बात भी करने वाले हैं, और वो है संबंधित समाधान पे। तो
पहले तो हम देखें कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अभी तो प्रारंभ में कुछ लोग जुड़े थे, और हाँ, अभी जुड़ भी रहे हैं लोग। तो देखते हैं हम लोग। पहला था, हर साल की क्या बात बड़ा मतलब वो भी है, ये क्योंकि नेटवर्क आप देख रहे नेटवर्क हैं ये कि ये जो नेटवर्क की दिक्कत है मेरी तरफ से है क्या? नहीं तो आपकी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल सही है। मैं देख रहा हूँ, आपको एकदम क्लियर देख पा रहा हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, अगर ठीक है, ग्लिच हो चर्चा रहा शुरू होगा तो हो करते हैं सकता फिर। है मेरी तरफ से हाँ हो रहा हो। वाइस जा रही है? हाँ, मुझे क्लियर आ रही है आपकी आवाज। चलिए, तो मैं प्रश्न की तरफ चलता हूँ। हाँ। देखिए, बात करते हैं अगर हम लोग, तो क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जॉब जो है कम हो रहे हैं, ठीक है। और हम्म हमारे युवा मतलब, क्योंकि अभी जल्दी मैं सुना हूँ कि रेलवे में 900 गार्ड के पदों को खत्म कर दिया गया है। वहां पे शायद आर्टिफिशियल हम्म इंटेलिजेंस आधारित जो है वो हम्म सिस्टम चलेगा वहां पे, ठीक है। हम्म तो अगर मैं बात करूं तो भारत में सरकार किस प्रकार से रोजगार के ज्यादा अवसर उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ जॉब्स को खा रहा है, और सरकार भी रेलवे को इस तरीके से कर रही है। और युवा सुन रहे हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाने वाले हैं कि सरकार जॉब दो, जॉब दो। तो क्या इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस पे? सही मुद्दे पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम काफी लंबी चर्चा होने की वजह से कि बीच में वीडियो रोकना पड़ा था, क्योंकि 1.5 घंटे से ऊपर तो सिर्फ हमें समस्याओं पे ही बात करने पे चली गई। तो आप इस स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि 1.5 घंटे सिर्फ हम समस्याओं पे ही बात करते रह गए, समाधान और संभावनाओं पे तो बात करने का नंबर ही नहीं आया सैटरडे, हाँ जो लास्ट हाँ सैटरडे की जो अगर हम बात कर लें। हाँ। हाँ तो ये इशू जो अभी आपने मुद्दा उठाया है कि सरकार मतलब सरकारी नौकरियों के में सरकार अपने ओर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। बट मैंने हर चर्चा में ये बात कही है कि सरकार हर आदमी को सरकारी नौकरी देना और हर आदमी को नौकरी संभव देना, नहीं। ये दो एक हाँ तो असंभव सा है और दूसरा प्रैक्टिकल नहीं है कि आप हर आदमी को रोजगार सरकारी नौकरी में हाँ, बिठा ये तो पाओ। तो सिंपल सी हम्म, लॉजिक ही ये बात कहती है हमारी जो ठीक। तो इसमें हम एक कुछ मुद्दों पे प्रकाश डाल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि सरकार किन किन सेक्टर्स में, जैसे अगर किन किन तरीकों से रोजगार सृजन के अधिक अवसर उत्पन्न कर सकती है। अगर हम इस सवाल को लेके चलें तो हमें कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी समृद्ध राज्य में अगर ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा जॉब क्रिएट करने हैं तो उसका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ठीक है, हम उससे उससे सरकार की नीयत साफ से साफ मतलब दिख जाती है कि सरकार मतलब किस सेक्टर में अपना ले जाना चाहता है अपनी अर्थव्यवस्था को। तो मैं अगर आपकी बजट की बात करूं, जो इस साल के बजट आया था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था 1 फरवरी 2021, उसमें जो 21-22 के लिए जो बजट अनुमान किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 5.54 लाख करोड़, मतलब 5,54,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर 21 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में बजट एस्टिमेट किया गया है, जो कि लास्ट ईयर किया गया था 4.12 लाख करोड़, जिससे कम से कम 34 मतलब 34 पॉइंट मतलब 34.5% ज्यादा इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारत सरकार ने एस्टिमेट लगाया हुआ है। ठीक है, हाँ तो आप देख सकते हैं कि जो भारत सरकार है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है अपनी ओर से। 34.5% अगर एक साल में एस्टिमेट बढ़ाया जा रहा है तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो जब ठीक, अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर की हम बात कर ले तो 19-20 में जो हमारी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारी हुई थी 3.35 लाख करोड़ हुआ था। ठीक, और 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में जो रिवाइज वो रखा गया था वो 4.39 लाख करोड़। मतलब आप समझ सकते हो कि इतना ज्यादा जो हाइप हो रहा है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये कहीं ना कहीं हम्म सरकार को दिखा रहा है कि हाँ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है कि आपको अधिक से अधिक रोजगार मिले। लेकिन वही हम्म, बात है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार मान के चलोगे तो फिर दिक्कत आएगी ना कहीं कहीं। ठीक है, तो हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक सवाल है और उस पर सरकार हम काम करती है, मैंने आपको बता दिया। हम्म दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब भी कोई हाँ सरकार कुछ ज्यादा कोई किसी भी देश में ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करना हो
तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको रिसर्च पे ज्यादा काम करना है और उसके विकास, रिसर्च के बाद डेवलपमेंट पे ज्यादा काम करे। ऐसा ना हो रिसर्च रिसर्च करके ठंडे बस्ते में डाल दिया उसको, ठीक। तो हाँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जब काम गवर्नमेंट अधिक फोकस रहती है, जो कि है हमारी गवर्नमेंट, जैसे कई सेक्टर्स में आप देख रहे होगे, मेडिकल सेक्टर में जा रहे हो, अब नए नए टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जा रहे हो, रिसर्च पे काम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही बढ़ेंगे ना, क्योंकि अभी हम तकनीकी के मामले में बहुत पीछे हैं बाकी कंट्रीज से, ठीक। एप्पल जैसी बड़ी हाँ। कंपनी आज टॉप पे क्यों है? आप देख लो, एप्पल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, जो भी टेक सेविज कंपनीज हैं, जो कि बाकी बाहर देशों की जो बड़ी वो बड़ी कंपनीज हैं, जो है कि ऑटो ऑटो अपने को ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल सेक्टर में ले लो, जैसे मर्सिडीज बेंज हुआ, बीएमडब्ल्यू हुआ, सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, चाहे कोई भी एविएशन ले लो, जनरल इलेक्ट्रिक्स ले लो, आपके बोइंग के प्लेन्स ले लो, या फिर एयरबस के प्लेन ले लो, या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी ले लो, आप जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। आज ये कंट्रीज आगे क्यों है? जापान एक छोटा सा कंट्री, इतना ज्यादा रोजगार के मामले में टोयोटा वहां के जापान की है, एक से एक बड़ी कंपनी वहां, होंडा जापान की है, बाइक और कार के सेक्टर में इतना, मारुति सुजुकी सुजुकी जापान की है। तो आखिर में ये कंट्री जितने छोटे होके इतने टॉप पे कैसे जाना है? इनका दो चीजें मैंने आपको पहले गिनाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस रहते हैं, कैपेक्स इनका इतना तगड़ा कैपेक्स पे खर्चा होता है, और दूसरा इनका खर्चा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ह्यूज, जब आपका एक ह्यूज ऑफ द अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और साथ के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए कभी भी जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस रहते हैं ना, स्टार्टिंग में कभी भी आप स्टार्ट में उठा के देखो रविकांत सर, नोकिया के थैंक जो यू। मोबाइल फोन, थैंक यू रविकांत जी। ये जो आप स्टार्टिंग में एक छोटा सा एग्जांपल उठा के देख लो, नोकिया के जो मोबाइल फोन्स थे स्टार्टिंग में कितने महंगे बिके थे, मोटरोला के फोन्स कितने महंगे बिके थे, आखिर उन लोगों ने इतना हाइप पे पैसा क्यों बेचा? हमारा जो बिजनेस मॉडल कहता है कि जब आप कोई चीज नया इन्वेंट करके ले आते हो, बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, या तो मास प्रोडक्शन करो या नया प्रोडक्शन करो, ठीक। बिजनेस में अगर हाँ, आपको सही बात है। टॉप पे जाना है तो दो हाँ दो ही आपको चीज लेके चलनी है, या तो मास हाँ प्रोडक्शन होना चाहिए, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट मास प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि हाँ हाँ, महंगे दाम सिंपल पे सी बना रहे बात है। हैं, लो और कॉस्ट। भारतीय सामान लो, इसीलिए नहीं बिकते हैं क्योंकि वो लो कॉस्ट नहीं होते हैं। आप हाँ आप देख लो, चाइना ने ये टेक्नोलॉजी अपनाई हुई है कि लो कॉस्ट मास प्रोडक्शन। आप हाँ। ठेले पे मोबाइल फोन बेचे जाते हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी इतना मास प्रोडक्शन होता है वहां पे। आप स्क्रीन गार्ड देखो, इंडिया के जो स्क्रीन गार्ड बनते हैं, मोबाइल फोन के स्क्रीन गार्ड बनते हैं 50-55 रुपए में, 2-2-3 रुपए में चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके ले आते हैं लोग यहाँ पे, ठीक। तो चाइना ने एक तकनीक अपनाई कि मास प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट। वैसे जापान जापान हुआ, जर्मनी हुआ, बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हुए हैं, फिलीपींस हुई, यूएस हुआ, हाँ, इन्होंने मास प्रोडक्शन पे काम नहीं किया, इन्होंने इनफैक्ट क्या आप किया? नॉर्थ कोरिया को देखिए, एक छोटा सा देश है, उसने कितना मास प्रोडक्शन किया है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, जापान मास प्रोडक्शन से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता है। आप नई नई टेक्नोलॉजीज देखो ना, एसी में नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, नए नए फ्रिज में टेक्नोलॉजीज ला रहा है, गाड़ियों में तो जापान सबसे आगे ही है। आप देख लो टोयोटा की गाड़ियां हैं, इनोवा में नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, ठीक। फॉर्च्यूनर, टोयोटा के फॉर्च्यूनर का देखो कि कितना, कब 10 साल, मुझे लग रहा है कि 2010 की मॉडल है दो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और सफारी को बीट करके कहां से कहां पहुंच गया। उसकी टक्कर में आज के टाइम में फॉर्च्यूनर को बीट करने वाली कोई गाड़ी नहीं है उस रेंज में। तो नहीं ये क्या नहीं। है, टेक्नोलॉजी की तो देन है। टेक्नोलॉजी के दम पे जापान कहां से कहां पहुंचा। तो इंडिया को कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा बढ़ाना है, जो कि गवर्नमेंट बढ़ा रही है। दूसरा पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने से बढ़िया होता है क्योंकि जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो तो आप खुद की, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है ना, तो कॉस्टिंग कमी आती है। जैसे आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जो महंगी दवाइयां बिकती है ना मार्केट में, या फिर महंगे फोन्स बिकते हैं, वो क्या होता है कि उनके महंगे फोन्स ज्यादा इसलिए और दवाइयां ज्यादा बिकती इसलिए हैं, महंगी दवाई महंगे रेट पे इसलिए बेची जाती है क्योंकि उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कंपनी कर चुकी है ना, उनको रॉयल्टी देना पड़ता है। जो कंपनी हाँ, रिसर्च एंड ऐसा। डेवलपमेंट करके टेक्नोलॉजी बनाई है, हाँ, उस पे आपको उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है। जैसे चिप है, मोबाइल में जो चिप लगाई जाती है, अगर आप आजकल फोन ने नई टेक्नोलॉजी क्या निकाली है कि मोबाइल में चिप्स हटाए जा रहे हैं, सिर्फ इंटरनल मेमोरी ही रह रही है। क्योंकि चिप जब आप हाँ लगाओगे ना, तो चिप लगाने के लिए आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है कंपनी को जिसने चिप इन्वेंट किया था, ठीक। तो जब हाँ। भी आपका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, आप किसी के भरोसे बैठ के रहोगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, तो फलस्वरूप हाँ, प्रोडक्शन महंगे डेफिनेटली। होंगे। और प्रोडक्शन महंगे हाँ होंगे तो सामान का दाम महंगा होगा, सामान का दाम महंगा होगा तो आपकी प्रॉफिट कम होगी, प्रॉफिट कम होगी तो आपको अल्टीमेटली आपको कस्टमर, और जब भी कोई कंपनी में ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो सबसे ज्यादा पिछते कस्टमर हैं और इम्प्लॉयज हैं। तो इम्प्लॉयज पे दिक्कत आएगी। तो दो पॉइंट हमने नोटिस कवर कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
तीसरा हो जाएगा हाँ एजुकेशन। आपकी जो हाँ शिक्षा नीति है, जो शिक्षा नीति क्या मतलब, आप वही पैटर्न पढ़ाए जा रहे हो एकेडमिक में शुरू से लेकर अंत तक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, सबको मतलब 1 से 12 ले, चलो ठीक है, कुछ लेवल तक तो सबको जानकारी चाहिए, 8 तक तो सेम रखो। लेकिन आप आगे जाके क्या आप मतलब इंडस्ट्री बेस्ड पढ़ाई पढ़ा रहे हो आप किसी भी स्टूडेंट को? ठीक, मतलब आप 12th, आप इंडिया का एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम देख लो कि 12th तक हर आदमी सेम सब्जेक्ट पढ़ता है, ले देख के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हाँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सबको साइंस ये तो पढ़ना होता है। हाँ, हाँ हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, मतलब आप 10 तक 12 तक सेम पैटर्न पढ़ाई पढ़ाए जा रहे हो। अब मैंने फिजिक्स पढ़ा था, उसका मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था, आज तक भूल भी गया मैंने क्या पढ़ा था फिर केमिस्ट्री में, जबकि 10th के एग्जाम थे तो रात रात भर जग के आदमी आदमी केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है। अब मैं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे लिए क्या फायदा है केमिस्ट्री पढ़ के, मैंने क्या किया उसका केमिस्ट्री पढ़ा के? तो आप कुछ नहीं। इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब क्रिएट, मतलब पढ़ाई क्रिएट करो। अभी हमारी आपकी जो चर्चा हो रही थी कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एजुकेशन सिस्टम में है, क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सैमसंग को हर साल 20,000 एम्प्लॉय चाहिए, ठीक। हम्म अब वो क्या एक यूनिवर्सिटी में जाएगा कि भैया मुझे 20,000 एम्प्लॉय चाहिए, ठीक। तो यूनिवर्सिटी में वो हम्म क्या, यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के बैठे हुए हैं, तब वो सैमसंग उनको ले जाके क्या करेगा? ठीक है, हाँ उनको सही तो बात अपने है। सॉफ्टवेयर पे, उसको सैमसंग को अपने सॉफ्टवेयर पे काम कराना है, अपने टेक्नोलॉजी के लिए काम कराना है। आप इंजीनियरिंग में ही ले लो ना, सिंपल सी लॉजिक क्या है, इंजीनियरिंग में हर पढ़ाई एकदम एक्यूरेट थोड़ी पढ़ाई जाती है जो इंडस्ट्री में जाके यूज होनी होती है। कम से कम एकेडमिक पढ़ाई तो चलो सबको आप सेम पढ़ा रहे हो, समझ में आता है, लेकिन क्या आप जो इंडस्ट्रियल बेस्ड पढ़ाई पढ़ा रहे हो, जो डिप्लोमा हो रहे हैं, जो सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है? अभी मैं एज ए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई में भी आधे से ज्यादा सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो हमारे आगे जाके यूज ही नहीं होते, ठीक। लॉ पढ़ते हैं हम, बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें जाके ये आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे सब्जेक्ट है, एकदम एकदम बेकार, पढ़ के हम फेंक देते हैं उठा के। 50 नंबर का होता है और हमारा कम से कम 3-4 महीने खा जाता है पूरा पढ़ाई में, और हमसे जल्दी होता भी नहीं है, याद भी नहीं होता है, मतलब हम कहाँ से टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे 50 नंबर हाँ का? सिंपल सी बात है, जिसने तो कभी साइंस छुआ ही नहीं है वो कहाँ से टेक्नोलॉजी पढ़ेगा। हाँ, तो और ये सबसे बड़ी बात कि आप यूज भी तो नहीं है, अगर आदमी को ये पता रहे कि आगे जाके इसी से हमें पैसा कमाने हैं, तो आदमी उसको पढ़े भी एक तरह से, ठीक। हाँ लेकिन तब समस्या आ जाती है ना कि अगर उसको ये लग जाए कि अरे पढ़ाई तो हमें आगे जाके यूज तो होना ही नहीं है, तो एक हम्म। आप हर इंडस्ट्री को चाहिए कि कॉलेजेस, स्कूल्स, स्कूल्स चलो छोड़ो, हम्म कॉलेजेस और जो कि बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ टाई अप करें। हर साल जैसे सैमसंग हम्म को मैंने बताया कि 20,000 एम्प्लॉय चाहिए, तो वो एक कॉलेजेस से टाई अप करे कि मुझे 20,000 एम्प्लॉय चाहिए, उनको एक सेट प्रोफार्मा बुक्स भेजे कि भैया मुझे इस सॉफ्टवेयर पे काम कराना है, इस हम्म कंप्यूटेबल के स्टूडेंट चाहिए कि ताकि इस सॉफ्टवेयर पे काम कर सकें, इस कंप्यूटेबल के लोग चाहिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सके, आके मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर सके, इस लेवल के लोग चाहिए कि सॉफ्टवेयर चला सके। तो एक प्रॉपर सेट ऑफ जब बुक्स भेजेगा, प्रॉपर सेट ऑफ पाठ्यक्रम भेजेगा कि हाँ इस पाठ्यक्रम, इस आपके पढ़ाई पढ़ा के भेजो बच्चे, तो हम डायरेक्ट हायरिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा हम्म कि स्टूडेंट के लिए भी फायदा होगा कि वो वही पढ़ के जाएगा जो कि इंडस्ट्री में यूज होने हैं, ठीक। हम्म तो इससे जाके उसको हम्म इंडस्ट्री में एक अनोइंग फील नहीं होगा कि अरे मैं क्या पढ़ के आ गया, यहाँ तो कुछ और ही काम हो रहा है। सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, स्कूल को फायदा कि उसको ज्यादा अलग से कुछ नहीं पढ़ाना है, उसको सेट प्रोफार्मा बुक्स हाँ हैं, सेट प्रोफार्म पाठ्यक्रम है, एक जो सिलेबस है कि यही सिलेबस पढ़ाना है जो जाके बच्चों को यूज होना है, तो उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। उससे स्कूल्स के कैंपस प्लेसमेंट के चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि पहले से डील हो रखी होगी ना उसका कंपनी के साथ, तो चांसेस जब हाई हो जाएंगे तो उससे उसका रेटिंग भी सुधार आएगा। तीसरा क्या होगा, कंपनीज के लिए फायदा होगा। कंपनीज जनरली क्या करती हैं कि हायर करती हैं, 5 से 6 महीने के लिए ट्रेनिंग देती हूँ, तो उनका भी तो लॉस होता है ना, वर्किंग आवर लॉस तो उनका भी हुआ ना, कि हाँ आप सिंपल। सैलरी दे के किसी को सिखा रहे हो, तो ये कंपनी के लिए नुकसान है, अल्टीमेटली कंपनी के लिए नुकसान है, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसान है। तो ये इससे कंपनी को भी फायदा होगा। इंसान को क्या होगा कि लेबर आवर की जो नुकसान है, वो बैठ के सीख रहा है, एक तो उसने बेचारे ने स्कूल में सीखा, फिर जाके कॉलेज में सीखा, फिर जाके डिप्लोमा में पढ़ाई पढ़ा उसमें भी सीखा, और उसके बाद आके इसमें फिर सीख रहा है, तो पूरी उसकी 25-30 साल तो सीखने में चली जाएगी। हाँ अब और क्या। वो तो और उसको कहीं भी कहीं यही लगेगा ना कि
उसका उसको भी प्रोडक्शन ये लगेगा, लॉस होगा ना उस आदमी का। हाँ बहुत लॉस होगा, सिंपल सी लॉजिक ये हम्म, है। तो इस पे ये काम करिए कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराइए, इंडस्ट्री को हाँ। और स्कूल को पैरेलल लाइए एक साथ। जब दोनों टाई अप करके पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम जब बिजनेस के साथ, देखिए क्या होता है जब रिक्वायरमेंट के साथ प्रोडक्शन होता है ना, इससे क्या होता है जब कंपनी को कोई चीज बेचनी होती है सामान, तो वो पहले क्या पता हम्म। करता है कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है हाँ, ना, डेफिनेटली। हम्म। मार्केट में इस चीज की रिक्वायरमेंट है। अब आप समझ के देखो, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, अब कश्मीर की पहाड़ियों में जाके आप एयर कंडीशन की फैक्ट्री डालो, वहां बेचनी है आपको एसी, तो कश्मीर में एसी कौन खरीदेगा? तो आप अब डेफिनेटली नहीं करे। हिमाचल के धर्मशाला में जाके एसी का शोरूम खोल लो कि एसी बेचनी है, वोल्टास की एसी का शोरूम लगा लो। तो ये तो मूर्खता है ना। तो इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन करते हो, बिजनेस डालते हो, तो उसी हिसाब से कॉलेजेस को भी चाहिए कि जिस हिसाब से बाजार रिक्वायर, मार्केट मांग कर रहा है, उस हिसाब से हम पढ़ाई पढ़ाएं। कम एटलीस्ट कम से कम जो टेक्निकल पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो कैंपस पढ़ाई मतलब जो एकेडमिक से हट के पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो कि डिप्लोमा कोर्सेस हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, बाकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये लोग तो कम से कम पढ़ाएं ऐसा कि जो जाके सीधे यूज हो, डायरेक्ट बेनिफिट हो। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, एक वन रूफ सोल्यूशन बनाइए। जैसे होता है ना, पोर्टल बना लीजिए, एक ही पोर्टल पे दोनों काम हाँ, होते हैं। जैसे Naukri.com है, एक हाँ। एक ही पोर्टल पे एम्प्लॉय जॉब खोजने वाला भी है, जॉब देने वाला भी है, वहां दोनों है, दोनों जॉब खोजने वाला जॉब देने वाले को ढूंढता है, जॉब देने वाला जॉब खोजने वाला को ढूंढता है। तो हाँ, ऐसे हाँ, ही ये एक कर पोर्टल सकते बनाइए हैं। कि कॉलेज हम्म, और, हाँ कॉलेज और इंडस्ट्री एक साथ आए, दोनों एक दूसरे को हम्म, रिक्वायरमेंट बताएं कि भैया मुझे इस टाइप के लड़के चाहिए, इस एजुकेशन पे लड़के चाहिए, इस शिक्षा के लिए लड़के चाहिए, इस सॉफ्टवेयर पे काम हम्म, करने के लिए लड़के चाहिए, इस स्किल सेट के लिए लड़के चाहिए। तो उस हिसाब से वो हम्म, जब कैंपस पढ़ाएगा तो उस हिसाब से काम होगा। सही है। तो हम्म। ये तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा तरीका होगा, क्योंकि मान लीजिए कि पहले से ही जब वो ट्रेंड होकर के बच्चे जाएंगे ना, हाँ तो कहीं हाँ ना हाँ कहीं फिर क्या होगा कि उस इंडस्ट्री को अलग से ट्रेंड नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत हाँ। सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि 20,000 हम्म। रुपए सैलरी भी मिल रही है और फिर कंपनी उनको ट्रेन भी कर रही है। हाँ तो हाँ हाँ। उससे क्या होता है कि लैग होता है दो तरह का, लैग के एक साथ तो उस साथ आदमी को पता है, सीखना पड़ रहा है। इंसान ना मोरली वो होता है कि मतलब मैंने इतने साल क्या किया, सिंपल सी लॉजिक ये है, आपने इतने हाँ, साल, उसको ये लगता है मैं इतने साल बेकार ही गया। तो जब ये माइंडसेट आ हाँ, जाता है ना, उसको भी फिर जब क्या होता है कि जब आप पिछला आपका खराब जाता है ना, तो उसके के दम पे आप अगला भी खराब करते हो। जैसे चार हाँ। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अब आपको भी ये लगेगा कि पता नहीं ये भी पढ़ा रहे हैं कि यूज होगा कि नहीं होगा। ठीक। तो उसके हाँ, तो सही इसलिए बात वो है। डरेगा, वो ढंग से सीख अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी बात मैंने बताई आपको। चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल से ये भी है, क्योंकि भारत के प्रशासन तंत्र के बारे में या हम्म। फिर सरकारी जो मशीनरी है उसके बारे में यही कहा जाता है कि इससे स्लो कुछ है ही नहीं, इससे सही बात है। धीमे कोई चलता ही नहीं है। ठीक है। जैसे हाँ। मैं अगर बात करूं, तो अगर हम्म। कचहरी में एक आदमी एक केस लेकर के जाता है तो 35 साल का है, और अगर केस लेके गया हम्म। 70 साल का है, तब जाके उसका कोई फैसला आएगा, वो भी ट्रिब्यूनल मतलब जिला न्यायालय से आएगा। खैर, हम्म। बाकी इसी तरीके से एप्लीकेंट्स दिए जाते हैं, और उस एप्लीकेंट्स के मतलब कितने दिनों बाद चीजें आती हैं क्या बताया जाए, उसका तो खैर पता ही है सबको। हम्म। तो मैं सिंपली ये सही। कहूंगा कि भारत में रोजगार सृजन में प्रशासन तंत्र का क्या रोल हो सकता है, जो समितियां हैं वो जो है कि कैसे सरकार का और युवाओं का साथ दे सकती हैं, और हम्म। इनमें क्या पारदर्शिता की कमी है या फिर क्या है, इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करें। सही सही मुद्दा उठाया आज तो, उसकी प्रशासन तंत्र, हम पहले दिन से जो हमारी पहली चर्चा हुई थी कि मतलब हम्म, कोरोना के बाद से हमारे देश का क्या विकास क्षेत्र होगा, क्या अर्थव्यवस्था का हालत होगा, उसमें भी ये हम्म, बात उठाया था हमने, और आज भी उठा रही है बात कि प्रशासन हम्म, तंत्र अल्टीमेटली जो जमीन पे काम करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज करता है, प्रशासन तंत्र ही जमीन पे काम करता है। अब ठीक हम्म, वही, अब थी अगर आप वही हिस्ट्री वाली बात, सॉरी मतलब आप सिविक्स वाली बात, शिक्षा नीति वाली बात उठा ले, सिविक्स वाली बात उठा लें कि 3 पिलर्स हम्म, होते हैं। ठीक। हम्म। मतलब 3 पिलर्स होते हैं हमारे लोकतंत्र के, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक। कार्यपालिका। ठीक। तो
अंततः अब कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका थोड़ा हाई वर्ड हो जा रहा है, उसको प्रशासन तंत्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आई थिंक हाँ, आप सिंपल सी बात सहमत होंगे इस है। बात। प्रशासन तंत्र, हम्म। प्रशासन तंत्र में नीचे का लेखपाल सेक्रेटरी से लेके टॉप के आईएएस सचिव सेक्रेटरी तक आते हैं। ठीक, हम्म। ये पूरा एक मिलकर प्रशासन तंत्र बनाते हैं। इसमें राज्य भी है, केंद्र भी है, यूटी भी है, इन सबके एम्प्लॉयज जुड़ हम्म। के प्रशासन तंत्र बनाते हैं। तो हम्म। इनका रोल, जो गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज बनाती है, हमने एक चर्चा की थी कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हाँ। तो प्रशासन का रोल यहाँ देखो, तीन चीजें मैंने बताई थी ना, कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इन तीनों में हाँ। दो बार आपको प्रशासन का रोल होता है। एक इनपुट में भी प्रशासन का रोल होता है, आउटपुट में भी प्रशासन का रोल होता है। प्रोसेसिंग सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है। गवर्नमेंट सिर्फ हाँ, संसद में बैठ के या मिनिस्ट्रीज में बैठ के या ऑफिसेज में बैठ के सिर्फ पॉलिसीज पे काम कर सकती है, सही बात है। कि सरकार आपने सिर्फ क्या डेटा कानून इनपुट किया। बनाती है और कानून का इम्प्लीमेंटेशन आखिरकार कानून कार्यपालिका को और ही तो हाँ, करना कानून और हाँ, कानून और नीतियों पे काम कर सकती है, है। मतलब कानून और नीतियों बना सकती है। वो भी बनाएगी कब, हम्म। जब आपके इनपुट्स अच्छे होंगे। अच्छी नीतियां तभी हाँ, ये बनेंगी भी ना जब सही है, इनपुट्स अच्छे क्योंकि होंगे। इनपुट तो यही देंगे ना, सही बात है। हाँ, तो टाइमली हाँ। इनपुट दें। हमारे प्रधानमंत्री कई बार ये बात कह चुके हैं कि इतनी फाइलें हमारे देश में चलती हैं, मतलब ये जो लैग पीरियड है ना, कि कलेक्शन वो होता है कि हम्म। एक बार फाइल, एक अप्रूवल में इतनी फाइलें घुमानी पड़ जाती हैं। उस पे काम भी कर रही है, हम्म। करंट गवर्नमेंट काम भी कर रही है कि अब कैसे कैसे इजी किया जाए। तो किसी भी रोजगार परक देश को आगे बढ़ाने के लिए, कि देश में अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो, उसमें चाहिए हम्म। फास्ट सर्विसेज। अप्रूवल, हम्म। अप्रूवल अनुमोदन फास्ट हो, अप्रूवल फास्ट हो, रिक्वायरमेंट फास्ट है, प्रोसेस फास्ट हो, और ये सारा का सारा दारोमदार प्रशासन तंत्र पे आएगा। प्रशासन तंत्र हम्म। जब मजबूती से काम करेगा, फास्ट काम करेगा, अप्रूवल में देरी नहीं करेगा, तो इससे कई फायदे हम्म। होंगे। मैं एक गिना दूं आपको। जब मतलब कहीं पे भी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक, हम्म। तुरंत उसने इनपुट दिया, तुरंत उसको अप्रूव किया, तुरंत मिनिस्ट्री में जाएगा, मिनिस्ट्री ने उसको, हम्म। मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी उसको, हाँ इतने रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, रेलवे में 10,000 लोगों की जरूरत है। हम्म। नीचे से रिक्वायरमेंट आएगी, ऊपर मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी, और उसके बाद अप्रूव करके जब नीचे फाइल जाएगी, और फाइल अगर अटकी रहेगा सेक्रेटरी के पास, या फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में ही पेपर नहीं तैयार हो पा रहे हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट ही नहीं जा पा रही है, कहीं ना कहीं अगर रुक जाएगा, तो इससे तो बहुत नुकसान होगी ना। एक तो आप पुराने एम्प्लॉयज के बलदम पे काम करोगे तो रेलवे का प्रशासन भी स्लो हो जाएगा, रेलवे की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, और दूसरा कि नए लड़कों के लिए जॉब भी नहीं मिल पाएगा। तो फास्ट हाँ। होना बहुत उनके लिए बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है हम्म। कि कुछ मुख्यतः बातें देखनी पड़ेंगी, कि जैसे आपने जो सवाल पूछा कि प्रशासन तंत्र एवं बोर्ड समितियां किस प्रकार से रोजगार सृजन को मजबूत बना सकती हैं, मतलब रोजगार सृजन में इनका क्या रोल होगा, ठीक, यही हम्म। सवाल था आपका क्लियरली। हम्म। इसमें कई सारे पॉइंट्स को देखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। हम्म। ट्रांसपेरेंसी, कितनी ट्रांसपेरेंट हैं वो समितियां, वो कमेटीज कितनी ट्रांसपेरेंट हैं, उसमें भर्ती कैसे हम्म। हो रही है, कितना एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो रहा है, मेरिट कैसे डिसाइड हो रहा है, ये क्या पब्लिक को पता चल रहा है कि अंदर ही अंदर सारा सिटिंग हो जाती है। मैंने तो कई मिनिस्ट्रीज में हाँ, देखा जैसे हुआ है कि अंदर, जैसे क्या होता है हमारे यहाँ कुछ ऐसे छुपी बातें, हालांकि बात नहीं करना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे, कि 10 लाख में मैं हाँ पद खरीद लूंगा। इस तरीके की बातें हाँ, होती हैं हमारे यहाँ, चलती हैं इस तरीके की बातें। सही बात है, या होती हैं अब तो। हाँ। तो वही बात है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी आने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि योग्य हम्म। कैंडिडेट को चांस मिलते हैं, हम्म। जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको चांस मिलते हैं। और जब ट्रांसपेरेंसी हाँ। नहीं रहेगी तो पता है, किसी कोई रिश्तेदार को भरने के चक्कर में क्या होता है कि आप अनएलिजिबल को ही, इनएलिजिबल को ही आप पोस्ट पे रख लेते हो। इससे दो हाँ। लॉस हुआ, हाँ, एक तो एलिजिबल आदमी अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाया, बाहर हो गया। ठीक, और हम्म। दूसरा कि जब इनएलिजिबल आदमी अपनी जगह पे वहां पहुंच गया, तो वो काम भी नहीं हम्म। करेगा। इससे फिर वही वही एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा ना, जो आदमी इनएलिजिबल अगर पोस्ट पे जाके बैठ गया, प्रशासन तंत्र में बैठ गया, तो और स्लो हम्म। करेगा ना फिर काम। तो हाँ, जैसे पारदर्श, एक एक जो है, मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूंगा, कहते हैं ना कि मतलब कि किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है। तो जब हाँ उसका सही बात है। नेतृत्व ही खराब है तो सिंपल सी बात है कि वो हाँ संस्था खराब रहेगी। खैर, आगे प्रोसीड करें। हाँ, तो हम्म। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। हम्म। जवाबदेहिता मतलब हम्म। आरटीआई आने के बाद तो काफी बढ़ी है, फिर भी जब कई सरकारी संस्थाएं ऐसे हैं जो जवाबदेहिता से कतराती हैं। आपको रिपोर्ट्स हम्म। टाइमली नहीं दिए जाएंगे, भर्ती की प्रक्रिया नहीं हम्म। बताई जाएगी, एडवर्टीजमेंट नहीं हम्म। टाइम से दिए जाते,
तो जब जवाबदेहिता, आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, आप किसी ऑफिस में चले, सरकारी ऑफिस में चले जाओ, पूछो कि भैया ये हम्म। किससे है, तो काउंटर नंबर इस पे जाओ, काउंटर नंबर वहां जाओ, मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास है ही नहीं मतलब प्रशासन रोने तंत्र। लगता हाँ, है इंसान, मतलब हाँ, सही आदमी बात की है कि मतलब आपको बार काउंटर बार नंबर कहा 6 जाए पे यहाँ जाओ। जाओ वहां। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, जीएसटी में कई सारे एक्ट में ऐसे हैं, जीएसटी जैसे हुआ, कंपनीज एक्ट में हुआ, तो इसमें हम्म। डेडलाइंस है, और प्लस उसमें कानून में ही जवाबदेहिता लिख के आती है कि भैया इस काम के लिए ये जवाबदेह हैं, नोडल ऑफिसर हुए, जीएसटी ऑफिसर हुए, ज्वाइंट कमिश्नर रैंक का जवाबदेह बनेगा, कि कमिश्नर रैंक का हम्म। जवाबदेह बनेगा, कि असिस्टेंट कमिश्नर बनेगा, मतलब पूरे एक्ट में लिख के आया है कि ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये कमिश्नर, वो कमिश्नर, की एक्ट में जब लिख दिया गया ना कि ये रिस्पॉन्सिबल है और इतने दिन में रिस्पॉन्सिबल है, 15 दिन के अंदर नोटिस नहीं आता है तो आपको 7 दिन के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, सॉरी 3 दिन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना है, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहे हो तो आपको एक नोटिस देना है 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर जवाब देना है, 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है, तो हर एक चीज के एक्ट में लिख के दिया गया है कि आपकी ये जवाबदेहिता है। तो ऐसे ही प्रशासन तंत्र में हर आदमी को जवाबदेहिता तय करनी पड़ेगी। उसके बाद दक्षता, हमने जैसे ऊपर की दोनों बात से ही तय हो जाती है, जब पारदर्शी नहीं रहेगा तो दक्षता कहीं ना कहीं कंपेटेबिलिटी जिसको कहते हैं, कॉम्पिटेंसी। हाँ, एफिशिएंसी जब कह दक्ष, सकते हैं, हाँ। हाँ, दक्ष दक्ष लोग नहीं पहुंचेंगे जब अपने लोग पे जगह पे ना, ये तभी पॉसिबल है जब पारदर्शिता नहीं हो, पारदर्शिता अगर नहीं होगी तो दक्ष लोग सब अपनी जगह पे नहीं पहुंचेंगे, और जब नहीं दक्षता नहीं रहेगी तो प्रशासन तंत्र को ढंग से चला नहीं पाएंगे। तो इस दक्षता, प्रशासन हाँ। तंत्र में दक्षता होना बहुत जरूरी है, मितव्ययी होना हम्म। चाहिए। भाई कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा तो फिर हम्म। प्रशासन के लिए भी दिक्कत है, गवर्नमेंट के लिए भी दिक्कत है, हमारे लिए भी दिक्कत है। सो हम्म। और इसके बाद अगला पॉइंट ले सकते हैं, जन भागीदारी कितनी है उसकी, मतलब हम्म। जनता के प्रति कितना भागीदार है वो, जनता के प्रति उसके प्रति क्या रोल प्ले कर रहा है जनता के लिए, ये चीजें मैटर करती हैं। तो ये सब चीजें, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, वित्तीयता, दक्षता और जन भागीदारिता, ये सब चीजें जब रहती हैं प्रशासन प्रशासन तंत्र के अंदर आएंगी, ठीक, तो हम्म। इससे क्या होगा कि रोजगार के अधिक अच्छे साधन भी उपलब्ध होंगे, अच्छे लोग को जगह पे अपनी जगह पे पहुंच पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले जो रेलवे के एग्जाम होते थे, बहुत पहले की बात है, ठीक, हम्म। बहुत पहले भी नहीं, 10-12 साल पहले जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी उसके पहले की बात है, कि हर जोन अपना हाँ। अपना रेलवे का एग्जाम अलग कराता था, हम्म। जोन वाइज रेलवे के एग्जाम होते थे। इससे क्या होता था कि जो एक बढ़िया लड़का होता था ना, वो हर जगह एग्जाम दे आता था, तो 4 जगह एग्जाम दे हम्म। आया, तीन चारों जगह सेलेक्ट हो गया, एक को सेलेक्ट, एक जगह भर्ती ली और 3 को पोस्ट खाली छोड़ दिया। इससे नुकसान किसका हम्म। हुआ, 3 वैकेंसी खराब चली गई, ठीक, 3 सही मतलब बात। मजाक नहीं होता ना, तो इससे हाँ हाँ, और क्या। तो ममता बनर्जी जब रेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि पूरा हम्म। सेंट्रलाइज एग्जाम करा दिया, ठीक, हम्म। रेलवे का अब सेंट्रलाइज एग्जाम होता है, अब आप एक साथ एक ही एग्जाम दे पाओगे, अब आप हर जोन वाइज एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसे ही चाहिए कि सरकार को चाहिए कि जो एग्जामिनेशन कमिटीज हैं, आईएएस, आखिर में ऐसा क्या है कि आईएएस का हर एग्जाम एकदम टाइमली होता है, टाइमली रिजल्ट आता है, टाइमली पेपर, उसमें आज तक लैग नहीं आता। और बाकी एसएससी हाँ, के सही एग्जाम बात। देख लो, एसएससी के एग्जाम देख लो, रेलवे के एग्जाम देख लो, बैंकिंग के एग्जाम देख लो, बाकी टीचर टेट के एग्जाम देख लो, इनके पेपर ही नहीं बन पाते हैं। बहुत अब टाइम लगता है इसमें। इतने लोग, मतलब इतने कॉम्पिटेंस लोग नहीं है कि जो ढंग से पेपर बनाते हैं। बैंक तो फिर भी ठीक तो है, लेकिन फिर, एसएससी का तो मतलब क्या बताया हाँ, जाए। अब सोचो आप, एसएससी में दिक्कत आएगी ना, तो ये है कि मतलब एग्जामिनेशन कमेटीज को मोर एफिशिएंट बनाया जाए, मोर एफिशिएंटली काम करे, वो ढंग से हम्म। काम करे, टाइम पे वैकेंसीज निकाली जाए, टाइम पे सरकार को रिक्वायर्ड एप्लीकेशन जाए कि भैया मुझे इतनी वैकेंसी चाहिए, टाइम, अगर सरकार हम्म। अप्रूवल देती है तो टाइम पे वैकेंसी निकाली जाए, टाइम पे वैकेंसी निकले तो टाइम पे इंटरव्यू लिए जाए, टाइम पे एग्जाम कराया जाए। आपके पास एग्जामिनेशन हाँ। नहीं तो आप यूनिवर्सिटी से बात करो कि एग्जामिनेशन पेपर तैयार करके दें आपको, तो एग्जामिनेशन हम्म। टाइम पे एग्जाम कराया जाए, टाइम पे इंटरव्यू लिया जाए, टाइम पे रिजल्ट दिया जाए, इससे आपका भी भला होगा, इंडस्ट्री का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, यूथ का भी भला होगा। हाँ, चलिए, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल का उत्तर रहा, पारदर्शिता बहुत होनी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इसके इज अ की बाद रोल। हाँ, ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, फिर जवाबदेह होना पड़ेगा प्रशासन को। हाँ, और मेरे ख्याल प्रशासन से जवाब, सरकार को जवाब मांगना भी चाहिए कि आपको मैंने ये हाँ, डेडलाइन दी थी, क्यों नहीं पूरा, हाँ, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। हम्म। प्रशासन को पारदर्शिता और जवाबदेहिता, अगर दो चीज अगर ढंग से आत्मसात कर लेना प्रशासन, कंपिटेंसी तो मैं हम्म। कहूंगा कंपिटेंसी है, मतलब
प्रशासनिक पद पर हाँ, बैठा हुआ है तो कॉम्पिटेंसी तो कहेगा ही ना कि कॉम्पिटेंट तो है ही वो आदमी। और ठीक। क्या, और क्या। 19-20 का फर्क तो हाँ। रहेगा ही, दो चार इधर उधर आपको अपवाद तो मिल ही जाएंगे, लेकिन कॉम्पिटेंसी से, हम्म मैं प्रशासन की कॉम्पिटेंसी पे मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। कॉम्पिटेंट, हमारा प्रशासन तंत्र पूरी तरह से दक्ष है, कॉम्पिटेंट है, एफिशिएंट है। हम्म हाँ, और उसका हम्म जन भागीदारी भी बहुत है, जन भागीदारी भी रहता है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेहिता, ये दो चीज अगर सरकार भी तय कर दे, प्रशासन खुद आत्मसात कर हम्म। ले, तो इससे हमारे देश का बहुत भला हो जाएगा, खासकर रोजगार के क्षेत्र चलिए। में तो बहुत भला हो जाएगा। हाँ, एक अच्छा जवाब जो है कि यहाँ पे मिला भी, और मेरे ख्याल से मेरे दर्शक लोग, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा कमेंट भी करें और शेयर करिए कम से कम वीडियोस को। अच्छे खासे लोग आ हाँ रहे हैं, और कुछ लोग तो, बहुत लोग तो बाद में देखते हैं। मैं देखता हूँ कि कभी कभी सैकड़ों व्यूज आ रहे हैं और बाद में लोग देखते हैं, लेकिन चुपके चुपके कमेंट भी लोग नहीं करते हैं। तो मैं हाँ, लोगों से भाई यही जो जो चाहूंगा देख कि रहे हैं एक बार कमेंट, एक बार जो जो देख रहे हैं एक बार कमेंट में तारीफ हो रही भी तो कर दीजिए, कि मतलब कहीं पे त्रुटि हो, हाँ कोई हाँ, कम सवाल से हो, कम। कोई तारीफ हो, हाँ। कर दिया करिए, इससे पता चलता है ना कि हाँ दर्शक हमारे साथ इनरोल हैं। क्योंकि आपस में दो लोग बात कर रहे होते हैं फिर उतना मजा नहीं आता, जब तक दर्शक जब तक जन भागीदारी, हम लोग जन भागीदारी में बहुत विश्वास रखते हैं, सिंपल से लॉजिक किया है। हम्म, लोकतंत्र की पिलर में ही एक एक महत्वपूर्ण की पॉइंट है कि जन जन भागीदारी भागीदारी। कितनी है। तो हम लोग जन हम्म भागीदारी में विश्वास करते हैं। जवाबदेहिता तो खैर, हम्म जवाबदेहिता ट्रांसपेरेंसी तो है ही हमारे अंदर, लेकिन हम जन भागीदारी हम्म। विश्वास करते हैं, इसलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार कमेंट और लाइक जरूर कर रखिए। हाँ ठीक हाँ है, हाँ, आप और पूछिए। क्या। तो हमारा मोरल बूस्ट भी होता है ना इससे, कहीं ना कहीं। और हाँ शेयर तो हाँ बनता हाँ। ही है, क्योंकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, रीच तो ऑटोमेटिक लोग देखेंगे ही। खैर, हाँ। हम अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि दर्शक हमारे जो भी हैं करेंगे ही शेयर वगैरह। अगला हम्म। जो मेरा प्रश्न है, और काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है मेरे ख्याल से, कि नए हम्म। भारत के युवा में कैसे भागीदार बना सकते हैं। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मतलब नए भारत के हाँ। युवा किस प्रकार से रोजगार सृजन में स्वयं को भागीदार बना सकते हैं, ये प्रश्न है। अच्छा, अगर हम युवा यूथ की बात करें, जो आपने सवाल पूछा कि सबकी हम्म भागीदारी, तो सबकी भागीदारी पे हमने बात कर ली कि मतलब हम्म सरकार की क्या भागीदारी होनी चाहिए, प्राइवेट निजी संस्थान की क्या भागीदारी होनी चाहिए, प्रशासन तंत्र की और एक बोर्ड समितियों की क्या भागीदारी होनी चाहिए, वो सब तो ठीक है। अब जनता को मतलब यूथ जिसको जॉब करनी है, जिसको रोजगार चाहिए, उसकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, इस पे हम बात करें। तो पहला अगर पॉइंट उठा लें, तो यूथ को सबसे पहले चाहिए कि अपने आप को जाने, स्वयं को जाने। जो अगर एक शब्द दे कि स्वयं को यूथ कितना जानता है। आप हम्म 20-25 साल की एज पहुंचते पहुंचते दूसरों को बहुत कुछ जान लेते हो, सचिन तेंदुलकर के बारे में जान लेते हो, MS धोनी के बारे में जान लेते हो, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जान लेते हो, राहुल गांधी के बारे में जान लेते हो, देश दुनिया के बारे में जान लेते हो। आप अपने बारे में कितना जानते हो? आप अपने आप से, हर यूथ की रिक्वेस्ट है कि अपने आप से ये सवाल जरूर पूछे कि वो अपने आप को कितना जानता है, कितना समझता है। अब क्या वो अपने कॉम्पिटेंसी को जानता है? क्या वो अपने स्किल को जानता है? क्या वो अपने क्षमता को जानता है कि वो कितना सक्षम है, और किस फील्ड में काम करने के लिए वो बना है? मतलब आप 20-25 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने बारे में इतना तो जानकारी होना चाहिए ना कि आपकी स्किल सेट है क्या। आप बोलते बढ़िया हम्म हो, आप खेलते बढ़िया हो, आप लिखते बढ़िया हो, आपकी एक्टिंग बढ़िया है, आप ड्राइविंग बढ़िया करते हो, आप कुछ भी कुदाल बढ़िया चलाते हो, आप लिखते बढ़िया हो, आप अकाउंटिंग बढ़िया करते हो, आप प्रशासनिक हिस्ट्री, आप पढ़ाने में ज्यादा बेहतर हो, आप पढ़ने में ज्यादा हम्म बेहतर हो, आप मैनेजमेंट में ज्यादा बेहतर हो, इसकी फाइनेंस मैनेजमेंट में ज्यादा बेहतर हो, पीपल मैनेजमेंट में ज्यादा बेहतर हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ज्यादा बेहतर हो। तो यूथ को अपने आप को समझना पड़ेगा कि वो है क्या चीज, अपनी कॉम्पिटेंसी हम्म को जाने, अपनी स्किल सेट को जाने, कि उस सेक्टर्स के हम्म हिसाब से वो पढ़ाई करेगा, फिर उसी स्किल सेट के निखारेगा, अपने उस स्किल सेट को और निखारेगा, तब उस सेक्टर में जाके आप बढ़िया करेगा। आज वैसे भी हम्म। हमारे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सा दिन है कि 2008 के बाद 13 साल बाद हमारे देश में गोल्ड आया। हाँ। हाँ, जया है। हाँ, नीरज चोपड़ा, चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में हम्म देश को गोल्ड दिलाया, उसके लिए सबसे पहले सारे देशवासी को बधाई भी देते हैं। तो उन्होंने अपने दक्षता, 23 साल एज है उनकी अगर हम बात करें तो, ठीक, हम्म 23 साल की एज में उनको पता था कि, अब जबकि भाला फेंक प्रतियोगिता इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी का भाला फेंक हीरो होगा, कोई अपने लैपटॉप में भाला फेंकने वाले प्लेयर का फोटो लगाता होगा,
मैं तो नहीं, मैं कोई नहीं तो लगाता होगा। हाँ, नहीं। किसी भी आदमी के बेडरूम में तेंदुलकर का फोटो मिल जाएगा, MS धोनी का फोटो हम्म। मिलेगा, लिएंडर पेस का फोटो मिल सकता है, सानिया मिर्जा का फोटो मिल सकता है। भाला फेंकने वाले का फोटो किसी के बेडरूम और इनफैक्ट बात ये है डाइनिंग कि अगर हमारे आसपास कोई कहता है ये ना कि मैं भाला फेंकना चाहता हूँ, हाँ तो, तो उसका मजाक उड़ाना लोग शुरू करेंगे कि अभी तो भाला फेंकेंगे। हाँ तो सोचिए, भाला भाला फेंक फेंक के के क्या और करोगे? PM से लेके पूरी दुनिया PM तक ट्वीट कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा बात है। तो उसने अपने स्किल को पहचाना, 23 साल की उम्र में ओलंपिक में जाके उसने अपने स्किल को पहचाना, तब भी ओलंपिक गया, भाला फेंका, गोल्ड ले आया। ब्रॉन्ज पे हम हम्म। तो हार के भी कई सेक्टर में खुश हो जाते हैं कि ब्रॉन्ज ले आके भी खुश होते हैं, उसने 23 साल के हम्म। लड़के ने आज देश को गोल्ड दिलाया। तो उसने अपने स्किल हम्म। सेट को पहचाना कि हाँ मैं भाला हम्म। फेंक सकता हूँ। ये नहीं कि अरे क्रिकेट उसने, अब देखो, अब उसको भी क्रिकेट में अगर हम भेज देते तो क्या होता, हम्म। तो गोल्ड नहीं वो भी आता कहता कि नहीं नहीं ओलंपिक में। क्रिकेट बहुत गोल्ड। हाँ, तो उसके माँ बाप कहते नहीं नहीं क्रिकेट में भाला फेंक में है नहीं, स्कोप नहीं है, तुम क्रिकेट में जाओ। हम्म। तो इस पे मत जाइए, स्कोप पे मत जाइए, अपने स्किल सेट को आगे रखिए, अपने अपने बारे में जानिए, उस पर मेहनत करिए, हम्म। तो सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल तो सफलता तो मिलनी है। दूसरा हो जाएगा, हर सेक्टर के काम को लेके, मतलब किसी भी सेक्टर में जाके कि अपने आप को छोटा फील नहीं करना कि इस सेक्टर में क्यों जाऊंगा, ये तो फील्ड छोटा है। मैंने एग्जांपल दिया अभी भाला फेंक प्रतियोगिता, अगर स्पोर्ट्स के मामले में देखो तो बहुत छोटा हो जाएगा क्रिकेट के सामने, लेकिन और क्या, उसने सही छोटा बात। नहीं समझा ना उस चीज को, तो भाला हम्म। फेंकने को छोटा नहीं समझा, उस सेक्टर में आगे गया तो बहुत आगे पहुंचा। तो किसी भी सेक्टर को छोटा बड़ा नहीं समझिए, अगर आपका स्किल सेट अलाउ करता है, अगर आपका स्किल सेट आपको खींचता है कि आपको उस स्किल सेट में जाना है, तो आप जरूर जाइए। इंडस्ट्री छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाओगे तो आप बड़ा बना सकते हो। अगर आपकी हम्म। प्रेजेंस, कई बार क्या होता है कि ये दो चीजें होती है, कई बार इंसान से इंडस्ट्री बड़ी बनती है, कई बार इंडस्ट्री से इंसान बड़ा बनता है। आप क्रिकेट को देख लीजिए, भारत में हाँ, 1983 के पहले क्रिकेट का कोई स्कोप नहीं था। कोई लेकिन पूछता तो कपिल देव की वजह से क्रिकेट जाना गया इंडिया में। हाँ, ठीक, ब्रांड बन गया तो कपिल देव, फिर सचिन ने उसको रिप्रेजेंट किया, उसके तेंदुलकर, बाद। क्रिकेट हाँ। को आगे ले जाने में तीन लोग, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, और थोड़ा हाँ, बहुत सौरभ सिंपल सी गांगुली को बात। भी कह ले तो क्रिकेट हाँ। को महान, क्रिकेट ने तेंदुलकर को महान नहीं बनाया, तेंदुलकर ने क्रिकेट को महान बनाया इंडिया के लिए। तो हाँ, वही बात है, भारत कभी में। कभी इंडस्ट्री आपको महान बनाती है, कभी कभी आप इंडस्ट्री को महान बनाते हैं। ठीक, तो सही किसी बात है। काम को छोटा छोटा बड़ा मत समझिए, अगर आपका स्किल सेट, अगर आपका पैशन, अगर आपकी कॉम्पिटेंसी ये कहती है कि आप उस सेक्टर में जाइए, तो आप किसी भी सेक्टर में जाके बेहतर कर सकते हो। अमेजोन में जॉब करने वाले एक अच्छे पोस्ट पे दो लड़के, सचिन बंसल, बिली बंसल, 2006 में हम्म। जॉब छोड़ के फ्लिपकार्ट बना सकते हैं। सोचो उनके हम्म। माँ बाप ने भी कितना कहा होगा, करोड़ों का पैकेज छोड़ के जॉब छोड़ा था उन्होंने, सचिन बंसल और बिनी हाँ। बंसल ने फ्लिपकार्ट बनाया था। आज इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट। एक हम्म। वही बात है, तो आप अपने स्किल सेट को पहचानिए, उसके बाद उसके बाद आप उस सेक्टर में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी का तीसरे कमेंट पॉइंट आया सर, प्रखर जी। ये हाँ, कंचन मौसी हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू मौसी। अच्छा, और थैंक यू। अ, तो ये खैर, दिख नहीं रहा था एक्चुअली, बस बहुत बढ़िया अच्छा लिखा हुआ दिखा है, एक्चुअली नाम नहीं दिख रहा अच्छा है। अच्छा हम्म। हाँ। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या हम्म। होगा कि तीसरा पॉइंट हम कह लेंगे कि सरकारी हम्म। नौकरी के प्रति मोह त्याग करिए। हर यूथ से हम्म। गुजारिश है कि मैंने हर बारी में कहा कि आप सरकारी नौकरी को लेके एकदम फिक्स मत हो जाइए कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है। कि हम्म। मैंने कैलकुलेशन समझाया था, अगर आप 20 साल में कोई प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं 25,000 की सैलरी पे, तो आप 28 के हम्म। पहुंचते पहुंचते आपकी अगर 10% की ग्रोथ भी ले लोगे, सिंपल सी लॉजिक ये है, हम्म। तो आपका सैलरी 40 से ऊपर पहुंचेगा 8 साल के बाद। और सिंपल आप सी एक बात आठ है, साल हाँ। के एक्सपीरियंस के साथ, आप 28 हम्म। साल तक जाते जाते 8 साल आपके हाथ में एक्सपीरियंस होगा, इंडस्ट्री में आपको पूछ होगी, आपकी पूछ होगी, आप जहां भी जाएंगे आपके लिए एक पक्की नौकरी रखी होगी, हर अगर आपका स्किल सेट बढ़िया रहा हो तो 8 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, आपके बैंक में 2-3 लाख का अच्छा खासा अमाउंट रहेगा, PF के लेजर में आपका अमाउंट रहेगा, आपके शिक्षक सेविंग होगी, और आप कहीं बैठोगे तो एक एक्सपीरियंस वाली बात करोगे। आप कहीं किसी और कंपनी हम्म। में जाओगे तो आपको ये नहीं, फ्रेशर नहीं ट्रीट किया जाएगा, आपको स्किल वाला आदमी और एक्सपीरियंस वाला आदमी सेट किया, मतलब ट्रीट किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको पोजीशन दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको काम दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको इज्जत दी जाएगी। 8 साल का एक्सपीरियंस का मतलब बहुत बड़ा मैटर करता है। अब आप 8 साल सरकारी नौकरी में लगाते हो, तैयारी में लगाते हो, तो हम 8 साल का, अगर उस दिन हमने कैलकुलेट करके दिखाया था
8 साल मल्टीप्लाई 12, 8 मतलब मल्टीप्लाई 12, 96 मंथ मल्टीप्लाई अगर 25,000 हम ले लें तो 24 लाख रुपए। सोचो आपका 24 लाख अगर सिर्फ फ्रेश फ्रेश बिना ब्याज, ब्याज और उसका कैलकुलेटर अभी किया ही नहीं है हमने, और एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं। अभी तो हमने सिर्फ फ्रेश फ्रेश 24-25 लाख का नुकसान हो रहा है आपको। प्लस आप 28 साल के बाद आप जाओगे तो आपको फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा। सरकारी नौकरी में गारंटी भी नहीं है कि 28 के बाद भी सरकारी नौकरी होगी। ठीक, आप फ्रेशर रहोगे, आपके पास कोई स्किल सेट नहीं रहेगा, आपके ना बैंक बैलेंस रहेंगे, ना आपका कोई एक वजूद वो रहेगा, तो दिक्कत तो है। तो इसलिए सरकारी नौकरी के प्रति आपको मोह त्याग करिए, ट्राई करिए, आप स्किल सेट निखारिए, जॉब करिए, और उसके साथ सरकारी नौकरी में अगर आपको जाना है तो ट्राई करते रहिए, बट अपना एक्सपीरियंस मत लूज करिए। अगर आपकी मैं पढ़ाई कई सारे कंप्लीट हो चुकी एग्जांपल है देता हूँ एक आपको प्रखर जी। जैसे एक प्रदीप सिंह, पिछली साल सेकंड पोजीशन उनका आया था, वो जॉब कर रहे थे ऑलरेडी। इसके बाद हाँ कई सारे लोग और हैं, मैं जानता हूँ, वो लोग जॉब कर रहे थे हाँ, ऑलरेडी, और उसके बाद वो लोग साथ साथ तैयारी कर रहे थे, उसके बाद वो सेलेक्ट हुए कहीं ना कहीं। ऐसे बहुत तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत। आपको मिल जाएंगे। हाँ, आपको ऐसे हम्म। बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे कि जॉब के साथ हम्म। साथ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप तैयारी एग्जाम का भले करते रहिए, आपका पैशन है। और अभी मैं सरकारी नौकरी के प्रति आप तब स्ट्रिक्ट रहिए कि आप कुछ हम्म। पर्टिकुलर पोजीशन पे काम करना हो। जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट हम्म। मजिस्ट्रेट बनना है तो आप जाहिर सी बात है आपको हम्म। आईएएस के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तब तो ठीक है। लेकिन मुझे सरकारी हाँ। नौकरी करनी है, कुछ भी मिल जाए, अगर ये आपका एटीट्यूड है तो ये गलत एटीट्यूड है कि कुछ भी लेखपाल, एसएससी, बैंकिंग, मास्टर है, कुछ भी मिल जाए बट सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये थिंकिंग हम्म। निकाल दीजिए। ये थिंकिंग हो, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि मुझे मतलब आईएएस बनना है, मुझे एसएससी में हम्म। जाके टैक्स ऑफिसर बनना है, मुझे टीचर हम्म। बनना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर बनना है, तब तो ठीक है कि हम्म। आप प्रोफेसर के लिए काम करिए, पढ़ाई करिए। तब भी आप सिर्फ पढ़ के ना बिल्कुल। काम करिए, आपका जॉब स्किल सेट पे काम कर करके करते रहिए उसको। लेकिन अगर आपको हम्म। सिर्फ नौकरी करनी है, कुछ भी नौकरी मिल जाए 40-50 हजार का, और उसके लिए आप सरकारी नौकरी पढ़ाई पढ़ रहे हो तो गलत है। आप प्राइवेट प्राइवेट भी अब आज के समय में एक कंपटीशन दे रहा है, सैलरी के मामले में भी, रेस्पेक्ट के मामले में भी, काम करने के तरीके के मामले में भी। आप एक प्राइवेट और मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि प्राइवेट सरकारी नौकरी में जाना नहीं चाहते प्राइवेट छोड़ के, क्योंकि उनकी सैलरी यहाँ पे इतनी ज्यादा है। तो सही बात है। सरकारी 5 नौकरी के लाख प्रति, सैलरी होगी, वो क्यों जाएगा? वो क्यों हाँ, जाएगा तो 50,000 का? सही बात। सरकारी नौकरी के प्रति वो मतलब हम्म। मोह त्याग करिए कि सरकारी, एकदम सरकारी नौकरी करना है। उसके बाद हम्म। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट पे काम करते रहिए। मैंने हम्म। कई आदमी को देखा हुआ है कि एक बार जॉब अगर उसकी लग गई, चाहे सरकारी, हम्म। प्राइवेट में तो फिर भी थोड़ा कम है, सरकारी में अगर जॉब लग गई तो स्किल डेवलपमेंट पे छोड़ ही देता है। मतलब किताब उसके घर मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि कभी कुछ पढ़े, कभी कुछ स्किल हम्म। सेट पे काम करे। तो चौथा काम क्या करना है कि आपको हमेशा अपना स्किल सेट चेंज करते रहना है, क्योंकि जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख रहा है मार्केट के अंदर, कई सारे जॉब्स जाने वाली हैं, सिंपल सी बात यह है। अब आने हम्म। वाले समय में मैं तो कह रहा हूँ कि आने वाले समय में कॉपी चेकिंग का जॉब, जो कॉपी चेकिंग जॉब होती है वो खत्म हो जाएगी एक तरह से। ये जो हम्म। जितने भी टेक्निकल एनालिसिस पे काम हो रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, और कई सेक्टर में काम किया जा चुका है कि आपको कॉपी चेकिंग हुआ, एजुकेशन मतलब हुआ कि मतलब कई सारे ऐसे हैं जो कि मतलब कई सारे सेक्टर में आपको गिना दूं, जैसे कॉपी चेकिंग हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉफी सर्विंग हुआ, वेटर्स के काम हुए, कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब काम कर रहा है। ड्राइविंग की मतलब मेट्रो दिल्ली में तो कई बार टेस्टिंग भी हो चुकी है, मेट्रो ड्राइवरलेस हो रहे हैं, प्लेन ड्राइवरलेस आ रहे हैं, कार ड्राइवरलेस आ रहे हैं। तो कई सारे जॉब्स ऐसे हैं जो 2030 आते आते खत्म हो जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ, डेटा एंट्री ऑपरेटर हुआ, ये सब जॉब्स खत्म होंगे धीरे धीरे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आएंगे। ठीक, तो हम्म। ये सब चीजें खत्म होगी ना। अब आप देख लो, अब आप पुलिस जिस हिसाब से चल रहा है, रेड लाइट पे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा रहता, सब मशीन से अपने नहीं। आप काम हो रहा है, मशीन से चालान हाँ। कट रहा है। अगर आप कभी लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे पे गए होंगे तो देखे होंगे वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा लगा हुआ है, आपको एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं दिखेगी वहां पे। आपको वहां पे सिर्फ सिर्फ सीसीटीवी कैमरा, हाई सिक्योरिटीज कैमरा, अगर 100 से ऊपर आपकी गाड़ी जेब पहुंची, आपके घर पे चालान पहुंचेगा। ठीक, तो हम्म। एक सोच के देखो कि ट्रैफिक पुलिस के काम खत्म हो रहा है ना एक तरह से धीरे धीरे, जो हाईवे बन रहा है। आप हाँ। एक बार मैं सबसे कहूंगा जरूर जाइए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, इतने हाईटेक हम्म। कैमरास लगे हैं,
टोल टैक्स पे आप देख ही रहे हो कि सब टोल टैक्स पे काम कितना कम हो रहा है। अभी जो जब से फास्टैग आया है, टोल काटने वालों का झंझट ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे। टोल टैक्स में हाँ देख, और एग्जाम्पल देख लो, ट्रैफिक पुलिस में एग्जाम्पल देख लो, ड्राइवर पे देख लो, वेटर पे देख लो, कॉपी चेकिंग में देख लो, बैंकिंग में कई सारे ऐसे जॉब है जो सॉफ्टवेयर खुद कर रहा है। अकाउंटिंग के कई ऐसे जॉब्स हैं जो पहले अकाउंटेंट करते थे, अब अकाउंटेंट हटा के सीधे सीधे सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेता है वो काम। बैलेंस शीट वालेंस शीट प्रिंट हम्म, खुद ही कर लेते हैं ये सॉफ्टवेयर से, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर आ गए नहीं, हैं। इसको तो निखारना जरूरी है ही कहीं ना बिग कहीं। अभी बिग बाजार में जाके देखिए, पहले बिग बाजार में हर काउंटर पे 3 3 लोग लगे होते थे। एक एक सामान उठाता था, वो बारकोड स्कैन करता था, उसको नोट करता था, मतलब कई सारे काम है। अब बिग बाजार ने ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जब से रिलायंस ने खरीदा है, कि वो सामान आप हम्म, खरीदे, एक बार ले गए, स्कैन किया, सारा सामान की पर्ची कट जा रही है। तो सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहे हैं। तो हर यूथ से हम्म, गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक बार नौकरी पाके मत रहिए, निश्चिंत मत रहिए, क्योंकि सरकारी हो या प्राइवेट, आप बीएसएनएल की हालत देख सकते हैं आज के समय में, कि उसने अपने आप को हम्म। डेवलप नहीं किया। ठीक, तो जियो आने के और बाद आज खत्म जो हो है गया। किसी के कगार पे खड़ा है बीएसएनएल। दिल्ली में बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल और एमटीएनएल ऑफिस में रोज धरना देते हैं लोग कि हमारी सैलरी मिले, हमारा जॉब वापस दो। भैया क्यों मिले हम्म, सैलरी? जब बीएसएनएल का समय चला था, तब तो तुम काम नहीं करते थे। मतलब हाँ ये है समस्या। लैंडलाइन खराब हो जाए तो 2 2 महीने बाद आके तुम ठीक करते थे। अरे अब तो मिल गई सरकारी नौकरी, अब स्वयं हाँ, मतलब तो इतनी बीएसएनएल वाली बात, दुर्भावना हो गई है। बीएसएनएल का एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, एयर इंडिया का हम्म। एग्जांपल देख लो। बूढ़ी बूढ़ी सी और अब, कई सारी हाँ, कंपनियों का तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट बहुत तेजी के साथ हाँ, कर रही बहुत है, आप देख सकते सरकार, अभी मैं बताऊं, चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां सरकार एकदम खत्म कर रही है। मैंने, चाहे हैं। आप दिल्ली के सिविक सेंटर चले जाओ, चाहे किसी भी इनकम हम्म, टैक्स ऑफिस में चले जाओ, वहां पे जो आपको क्लर्क मिलेंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर हम्म, मिलेंगे, चपरासी मिलेंगे, ऑफिस बॉय मिलेंगे, आपको एक भी सरकारी नहीं मिलेंगे। सारे के सारे आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले हैं। तो हम्म, भैया, जॉब में बना रहना हो तो अब तो ये भी मत मान के बैठो कि सरकारी नौकरी में हूं तो अब तो फिक्स है। अगर आपको जॉब हम्म, में टिकना है तो स्किल डेवलपमेंट पे काम हमेशा करते रहना होगा। और स्किल डेवलपमेंट काम करने से अच्छा भी तो है ना, आपके ऊपर अधिकारियों की पहचान बनती है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ ही आईएएस अधिकारी को डीएम बना के भेजा जाता है, सबको नहीं बना के भेजा जाता, क्योंकि आपके पास स्किल होना चाहिए ना उस लेवल का। हम्म, तो स्किल डेवलपमेंट पे काम करते रहिए। जो जॉब मिलने के बाद पढ़ाई मत खत्म करिए, जब आप जॉब में भी हो, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे काम करिए। उच्च उच्च हमेशा जो भी शिक्षा हो, अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब ज्वाइन कर लिया तो एमबीए करिए, कुछ पीएचडी कर लीजिए, कोई किसी इंडस्ट्री बेस पढ़ाई कर लीजिए, एक्सेल पे काम कर लीजिए, अपना एक्सेल निकाल लीजिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे काम करिए, विजुअल बेसिक कर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग देखिए। तो ये सब चीजों पे स्किल डेवलपमेंट पे काम करते रहिए। आपको एक बार जॉब लगने के बाद रजाई गद्दा तान के सोना नहीं है, क्योंकि आने वाला समय बहुत कंपटीशन वाला है। कब किसकी हम्म, तलवार ऐसे सब पे लटक रही है, पीएम प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक के सब पे तलवार लटक रही है, कि कब किस पे चल जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई भरोसा नहीं है किसी पे भी। तो स्किल डेवलपमेंट पे काम करते रहिए। तो आप ये, अगर मैं इसको थोड़ा अंतिम रूप दे दूं कि युवा यूथ रोजगार सृजन में किस प्रकार अपने आप को हेल्प कर सकता है। पहला है, खुद को समझो, स्वयं को जानो ढंग से। दूसरा है कि हम्म, किसी काम को छोटा बड़ा मत समझो। तीसरा है, सरकारी नौकरी के प्रति मोह त्याग कर दो, एकदम उसके प्रति ही न रहो कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है। स्किल डेवलपमेंट पे काम करते रहो, और जॉब मिलने के बाद भी उच्च शिक्षा के प्रति, हायर एजुकेशन के प्रति ललायत रहो कि हमें अच्छी शिक्षा करनी है। चलिए प्रखर जी, अगले प्रश्न की तरफ, या अगला सेक्टर की तरफ ही मैं चलता हूँ। तो अब तो हम लोगों का जो है ये हाँ, समाधान क्योंकि वाला पूरा सेक्टर हो ही गया, और मेरे ख्याल से हाँ, संभावना पे ये भी हम हमारा लोग बात समाधान कर लेंगे। सेक्टर था। हम्म। हम्म। और संभावना पे भी हम लोग बात कर ही लेंगे, और काफी कम पॉइंट्स बचे भी हम्म। हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये हाँ। है कि जैसे आज के टाइम पे लोग ये सोच रहे हैं कि भारत में नौकरियां हैं ही नहीं, और आपने भी बताया कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, नौकरियों को खा जाएगा। हम्म। ठीक है, और हाँ। जाहिर सी हाँ। बात है, मैंने वो एग्जांपल दिया भी था कि शायद 800 जो है कि गार्ड्स की नौकरियां अब नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रेनें हाँ। संचालित होंगी। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। ये थैंक यू किसका है, जो भी है। आदित्य गोयल जी, आपको नहीं दिख रहा? तो आदित्य गोयल जी बहुत नहीं, हमें धन्यवाद आपका। कमेंट का नाम नहीं दिख रहा है, इनका, बस कमेंट दिख रहा है। आदित्य गोयल का कमेंट और लाइक्स हमेशा आते रहते हैं, मतलब हर हाँ एपिसोड हाँ में इनका। हाँ। हाँ।
तो इनसे तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज भाई आप शेयर करिए और हमारे हम्म साथ बने रहिए। क्योंकि आप ही के लोगों की बातें हैं, और क्या, इससे हमें कोई बहुत फायदा नहीं है, लेकिन हम लोग ये है कि इथुजियाज्म है कि आना है आपके समक्ष, तो आ रहे हैं बस। खैर, हम्म तो मेरा जो प्रश्न था वही था कि आप भी बता रहे हैं कि इस तरीके से जॉब जाएंगे, बहुत ज्यादा हम्म जॉब जाएंगे फ्यूचर में। हम्म तो हम्म अब इसमें एक बड़ा प्रश्न ये निहित होता है कि हम्म हम जब भी ये देखते हैं कि भारत में एक बड़ी जनशक्ति है और वो हम्म काम करके भारत को एक अच्छे ऊपर लेके जा सकती है, भारत की जीडीपी को आगे हम्म लेके जा सकती है, तो ऐसे में हम्म, भारत को ढेर सारी नौकरियों की आवश्यकता है। ठीक है। हाँ सही, और वो ठीक। नौकरियां तभी आएंगी जब एक अच्छे स्किल सेट के युवा आएंगे। खैर, ये तो साइड रख देते हैं हम। तो मैं हम्म यही पूछूंगा कि भारत को जिन नौकरियों की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में लगभग 70% लोग जॉब करें ऐसा होना चाहिए वर्कफोर्स का, है कि नहीं? हम्म सही वर्कफोर्स बात। का 70% भागीदारी करें ऐसा तो कम से कम होना ही चाहिए। तो भारत को हाँ जिन नौकरियों की आवश्यकता है वो आखिर कहाँ से आएंगी, किन क्षेत्रों से आएंगी? आशुतोष, हम पिछली दो बातें कर चुके हैं कि मतलब समस्या क्या है हमारे देश में रोजगार सृजन के प्रति, और उसका हम्म। समाधान क्या है। समस्या और हम्म। समाधान तो एक तरफ रखते हैं और आगे हम बढ़ते हैं संभावना की तरफ। क्योंकि समस्या और हम्म। समाधान तो एक अलग बात है, संभावनाओं से ही भविष्य तय होता है। क्योंकि हम्म। किसी भी देश का भविष्य संभावना, सभी भी किसी भी सेक्टर का ले लीजिए, चाहे शेयर मार्केट ले लीजिए, संभावनाएं ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि क्या क्या संभावनाओं पे ही हमारा भविष्य और आर्थिक विकास, आर्थिक क्या, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, हाँ, मानसिक, हर और तरह से विकास जो समावेशी होता है। विकास की बात तो होती है तो संभावनाओं ये तभी संभव होगा। तो, हम्म। सम, तो संभावनाओं पे ही होता है। तो हम्म। आज के समय में जो, अगर किस किस सेक्टर में अगर हम बात करें कि रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, मतलब किस किस क्षेत्र में संभावनाएं आने वाले समय में, कि आने वाले समय में किस किस किन किन क्षेत्रों में अगर रोजगार ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका हम्म। सबसे में पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुख्य रूप हम्म। से जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जब, जैसे हमने बात किया ना कि सरकार क्या कर सकती है रोजगार सृजन में, तो हमने एक उस पे मुद्दा उठाया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च हम्म। और डेवलपमेंट पे जब सरकार फोकस रहेगी, हमारी सरकार है भी फोकस, मतलब कि आज के समय में हम्म। हमारी क्या, मतलब पूरा विश्व की जो पूरा वैश्विक जो व्यापार, वैश्विक संगठन है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। मतलब हर तरह से नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, हर सेक्टर हम्म। सॉफ्टवेयर बेस हो रहा है। मैंने आपको गिनाया कि कैसे ट्रैफिक सिस्टम, जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, पूरा का पूरा हम्म। ऑटोमेटेड होता जा रहा है। कि मतलब अब पर्चियां चालान, पहले क्या होता था कि पहले क्या होता था कि टोल टैक्स ऐसे होते थे, जब पर्ची कटती थी टोल टैक्स पे, ठीक, तो गाड़ी वाला क्या होता अब तो था कि 50 का, RFID लग गया है वहां पे। हाँ तो 50 का टोल टैक्स है, तो 20 दे के निकल गए। अगर दबंग आदमी हो तो वो भी नहीं दिए, ठीक। तो हम्म। अब क्या है कि फास्टैग सर्विसेज है, अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग कंपलसरी है, क्योंकि अगर फास्टैग नहीं है तो फिर दोगुना आपको देना पड़ेगा, दोगुने की पर्ची कटती हम्म। है। तो फास्टैग है तो उसमें कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर स्कैन करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो इसमें इससे क्या होगा कि, और डायरेक्ट दिक्कत क्या होती थी कि पहले टोल टैक्स वाले टेंडर लेते थे, 1 लाख करोड़ कमाया, 1 लाख कमाया, और 50,000 ही रिपोर्ट किया कि भैया 50,000 का कलेक्शन है, 50,000 ही दिखाते थे सरकार को, तो सरकार को भी नुकसान होता था, टैक्स नहीं मिलते थे ढंग से। अब क्या है कि भैया फास्टैग है, बैंक अकाउंट से कटेंगे, तो आप बीच में गड़बड़ झाला कर नहीं सकते हो, जितना कटेगा उतना ही सरकार को दिखेगा, तो बीच में गड़बड़ झाला नहीं हो सकता। दूसरा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से चालान, जैसे पहले को ट्रैफिक पुलिस चालान काटती थी, तो चालान कटता हम्म। नहीं था, सेटिंग हो जाती थी कि ट्रैफिक पुलिस की जगह पे वो सेटिंग होके चालान नहीं करता था। अब कैमराज लग रहे हैं हाईवेज पे, अगर एक्सप्रेसवेज की बात कर लें, अगर हम्म। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बात कर लें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बात कर लें, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे बात कर लें, तो इन सब पे वो हाईटेक कैमराज लग रहे हैं। इनका काम ही क्या है कि ओवर स्पीडिंग, गलत लेन में चल रहे हो उस पर चालान काट रहे हैं। तो इन सब सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड काम हो रहे हैं, कि कई सारे हम्म। जॉब्स तो खत्म ही हो रहे हैं। ऑडिट अब क्या हो रहा है कि मैनुअली, जब इंटरफेरेंस, जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होगा, ठीक, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड काम बढ़ेगा, और सॉफ्टवेयर बेस्ड काम हाँ, बढ़ेगा तो समझ गया। एरर के चांसेस कम होंगे और गड़बड़ी के चांसेस, फॉल्ट एंड एरर दो ही चीज होता है ना, फॉल्स एंड एरर दो काम होता है, दोनों के चांसेस हम्म। जितना ऑटोमेटेड बढ़ेगा कम होगा।
तो हमारे यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टेक से भी बनना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो ये एक बढ़िया सेगमेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम करिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए कि आप किस सेक्टर में जाके वहां पे काम कर सकते हैं, वहां पे संभावनाएं बहुत अपार हैं। क्योंकि 2030 के बाद जब ये मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि आने वाला समय टोटली रोबोटिक्स होगा, तो इस सेक्टर में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में काम किया जा सकता है। डेटा एनालिसिस, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार एक भाषण में कहा था कि आने वाला जो विश्व युद्ध होगा वो डेटा को लेके होगा। क्योंकि और अभी डेटा तो आपके देखो ना कि अगर आप एक बार गूगल पे जाके सर्च कर दो, हाँ आप एक बार गूगल, अगर आप एक बार, हेलो, था मैं मना कर दूं, नीचे से कॉल आ रहा है, बस आप जारी रहिए। अच्छा नहीं आ जाओ। मम्मी मम्मी अरे भाई ना क्लास करते हैं। यहाँ तक आवाज आ रही थी तुम्हारी, चलो। तो डेटा एनालिसिस पे काम, जैसे क्या हुआ था आने वाले समय डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि मैंने बताया था कई सारी चर्चाओं में बात हो चुकी है कि डेटा सेंटर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज पे इल्जाम लग रहे हैं कि आपके डेटा को अपने पास रख के बैठे। आप सोच के देखो, आप जितने लोग देख रहे हैं सबके पास मोबाइल फोन है, ठीक, हाँ है, सबके पास मोबाइल फोन है, देख रहे हैं सबने अपने मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा रखा होगा। सबके फिंगरप्रिंट का डेटा रेडमी के पास है आज के डेट में, ठीक। हाँ है, सही बात वो है। जब चाहे आपके अंगूठे के इस्तेमाल जहां मन करे वहां कर सकता है, कुछ आप कर नहीं लोगे उसका। और जब आप मोबाइल इंस्टॉल करते हो तो उसको आप जो ओके ओके दबाते जाते हो ना, ओके 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 ओके, ये उसमें सब लिखा होता है कि मैं आपकी फोटो को, मैं आपके फोन कॉन्टेक्ट को, मैं आपके गैलरी के फोटो को, मैं आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर को जब चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आप लोग ओके ओके करते जाते हो, सब लोग करते हैं, सब, मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ कि नहीं ओके करोगे तो आगे नहीं जा पाओगे। ओके 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 सब पढ़ता आप कौन ऐप, है? तो सब आप सबके अंगूठे का स्कैनर कंपनियों के पास है, ठीक। वो ठीक, उसके बाद आपके अब सब तो फेस स्कैनर आ गया, सबके फेस स्कैनर कंपनियों के पास डेटा मौजूद है। हाँ, आपके सारे फोटोज जो आप फोटोज आपकी गैलरी में है, सबका उसके पास अवेलेबल है। सबकी जीमेल आईडी है, सबका फोन नंबर उसके पास है, रेडमी के पास है, जीमेल के पास है, गूगल के पास है। आपका मतलब सब कुछ गूगल के पास है। आप क्या क्या सर्च करते हो, हाँ, आप क्या क्या सर्च हिस्ट्री आपकी उसके पास है। तो सर्च हिस्ट्री पास है। तो डेटा एनालिसिस पे क्या होता है कि कई सारी कंपनियों पे इल्जाम लगते हैं कि वो आपके डेटा को मिसयूज करती है, डेटा स्टोर करती है, आने वाले समय में आपके अगेंस्ट यूज इनफैक्ट मैं किया जा आपको एक सकता है। बताता हूँ, वो 2017 में शायद वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला आया था, 18 में हाँ, याद होगा कि शायद 2018 में, फेसबुक 2018 में। ने, हाँ फेसबुक ने डाटा शेयर किए थे। तो खैर वो तो एक कहानी है। हाँ तो हम लोग देखते हैं इसको फिर कि क्या क्षेत्र है कौन से। तो पहला तो एक हो गया एआई, हाँ, आर्टिफिशियल पहले इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, ये तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद होगा डिजिटल मार्केटिंग। आने वाला हर समय डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल कंटेंट डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए बड़ा ही स्वर्णिम युग होने वाला है। क्योंकि हर आदमी डिजिटली प्रेजेंस, हर आदमी का प्रेजेंस डिजिटली हो रहा है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, किसी भी इंस्टाग्राम के माध्यम से, मतलब हर आदमी को डिजिटल मार्केटिंग करना ही करना है। तो तीसरा सेक्टर हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग। चौथा हो जाएगा सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की बात अगर हम करें। हाँ ये तो देखिए भविष्य है इंडिया का। सबको पता है कि तेल पे, मिनरल ऑयल पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। क्योंकि इसका तो एक तो स्टोरेज कम है, सबसे बड़ी बात की, मतलब एक तो लिमिटेड संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन बहुत लिमिटेड है। और दूसरा हमारे पास नहीं है, एक तो लिमिटेड, और दूसरा हमारे पास नहीं है, वो भी मांगना पड़ता है हमें किसी से। हाँ सही तो बात है, दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। और इसी की वजह से गल्फ कंट्रीज के तेवर हम क्यों झेलते हैं, और क्या मिलता है हमें गल्फ कंट्रीज के तेवर से?
गल्फ कंट्रीज कुछ के नहीं, नखरे हम इसीलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उनके पास जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है तेल, और तेल के हाँ दम पे ही वो आज सब पे राज करते हैं। तो हमें सोलर एनर्जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, इस पे बहुत फोकस्ड है। आपको अगर 1.5 लाख के सोलर पैनल है तो आपको 70,000 में सब्सिडी के साथ अवेलेबल कराया जा रहा है। मेरे घर पे खुद का लगा हुआ है सोलर पैनल, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें बायोगैस है, बाकी प्लांट्स हैं, बाकी मतलब बायोगैसेस हैं, बहुत कुछ सोलर जैसे गोबर एनर्जीज गैस हैं, बात एटम करते हैं। हाँ एटमिक पावर है, इस सब चीजों से अवेलेबल हाँ, हो। विंड पावर से मतलब पवन चक्की अभी से तो बिजली बनाना है, हाइड्रोजन एनर्जी पे काम हो रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी हाइड्रोजन पे। एनर्जी पे काम हो रहा है। तो हाँ, हाँ तो सोलर एनर्जी सबसे आसान और सबसे इजीली अवेलेबल है आज के समय में, अगर आप हाँ, चाहें। ये तो है। इस सेक्टर में बहुत, इससे क्या होगा कि कई सेक्टर, अगर आप एक सोलर पैनल लगाते हैं तो आपका एक कई सेक्टर्स में जॉब क्रिएट होंगे। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, वायर, मतलब आप सोचो ना, जो जो चीजें यूज होंगी उस सेक्टर में हम्म जॉब क्रिएट्स होंगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी आने वाला भविष्य है, हम्म और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास उसके अलावा। ठीक, तो ये हम्म हो गया हमारा चौथा पॉइंट। इसके अलावा हो जाएगा खेल। हमारे सब देश में हम्म। सबसे ज्यादा जो इग्नोर किया जाने वाला चीज है वो खेल है। हाँ खेलो हाँ, कूदो, कहावत भी खेलो है वो कूदो, नहीं? हाँ, हाँ खेलो कूदोगे बनोगे खराब। तो खेल को अब हाँ। आप सिर्फ, खेल को सिर्फ खेल मत समझ, खेल को खेल की तरह मत खेल, खेल को प्रोफेशन की तरह खेला जाए। आप आईपीएल में एग्जाम्पल देख रहे हैं कि रिक्शे वाले के लड़के, गरीब परिवार से लड़के कहाँ से कहाँ पहुंच के, अभी एक मतलब इंडिया टीम मोहम्मद सिलेक्ट हो रहा है। सिराज, अभी आप एक हाँ, एग्जांपल मोहम्मद, देखिए हाँ, टेस्ट क्रिकेट अच्छा, का। अच्छा हाँ एग्जांपल दिया आपने मोहम्मद सिराज का। हाँ इससे हाँ तो एक चैनलाइज किया गया है, जैसे क्रिकेट को, कबड्डी को और हॉकी को एक प्रॉपर चैनलाइज किया गया है, मोनेटाइज किया गया है कि आप क्रिकेट में ऐसे ऐसे पैसे कमा सकते हो। और सिर्फ खेलने की बात नहीं है, आप खेलने के साथ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दे सकते हो। हमारी एक हम्म रिलेटिव है, सिस्टर है हमारी, वो सिर्फ योग, हम्म, मतलब योग की फील्ड में अच्छा खासा सैलरी पा सकती है, जो कि सरकारी टीचर नहीं पाएंगे उतना। और मुझे नहीं लगता सही कि वो बात। योग, अब एक अच्छा खासा लाख पौने लाख के आसपास सैलरी मिल रही है उनको सिर्फ स्पोर्ट्स के दम पे। हाँ, नोएडा में जॉब करती हैं। हाँ तो एक फील्ड है ना, आप उनको एग्जाम्पल देखो कि मतलब 70-75 1 लाख की सैलरी अगर आदमी पा रहा है उसके दम पे, हम्म, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है ना। तो आप खेल को सिर्फ खेल मत समझो, उसको आप एक मोनेटाइज करो, आप और आज प्रॉपर। अभी नीरज चोपड़ा जो थे, उन्होंने गोल्ड जो जीता है, कहीं ना कहीं हाँ मेरे ख्याल से अब वो भविष्य में खेलों की तरफ लड़कों को भेजने के लिए लोगों हाँ, को प्रोत्साहित करेगा। नहीं देखिए, इस ऐसे एग्जाम्पल से प्रोत्साहन कुछ देर के लिए मिल जाता है। जब तक आत्मावलोकन नहीं करेंगे, जब अपने देश के, हाँ जो मैंने बताया था, सुरक्षात्मक भावनाओं से नहीं निकलेंगे कि ये नहीं हुआ तो क्या हम्म हुआ। अरे नहीं हुआ तो देखेंगे ना, वो तो कुछ भी हो जाएगा। आईएएस के घर भी तो आत्महत्या होते हैं, आपको मैं बताऊं, ये दिल्ली के करीब ही मदर डेयरी है, वहां पे आईएएस पति पत्नी दोनों ने आत्महत्या किया था। तो समस्या तो उनके यहाँ भी है। तो आवाज आ रही है। विकल्प लेके चलना पड़ेगा, आने वाला समय बहुत बेहतरीन है। ठीक, हम्म। खेल को आप थैंक यू। कई सारे सेक्टर्स में से, हाँ हाँ, थैंक यू दीदी, हाँ बहुत ही सराहनीय। हाँ, तो इस पे आते हैं, खेल पे आते हैं, कबड्डी। हम्म ऐसा देखो क्या होता है ना कि हम सिर्फ वही उन्हीं लोगों को जानते हैं जो नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलते हैं। लेकिन खेल सिर्फ हम्म नेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बात नहीं है। हर हम्म स्कूल्स को स्पोर्ट्स टीचर चाहिए होते हैं, हर खिलाड़ी को हम्म। कोच चाहिए होता है, हर खिलाड़ी का। हाँ और कई सारे जॉब, जैसे पुलिस में हुआ, रेलवे में हुआ, सेना में हुआ, एयरफोर्स में हुआ, वहां पर प्रॉपर स्पोर्ट्स कोटा होता है। ठीक, और मेरे क्योंकि ख्याल से स्पोर्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कभी नहीं रिमूव कर पाएगा। हाँ, स्पोर्ट्स को, हम क्रिकेट का भी आर्टिफिशियल भाला इंटेलिजेंस का फेंकना यूज तो नहीं कर सिखाएगा नहीं आर्टिफिशियल सकता। इंटेलिजेंस। हाँ, और सिखाएगा भी तो हम लोग देखेंगे नहीं, वो कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता ना, भाला, मशीन का भाला फेंकना हाँ थोड़ी को देखेगा। तो वही बात है, आप स्पोर्ट्स को प्रॉपर चैनलाइज करिए। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि सिर्फ बैनर वाले काम मत करो, खेलो इंडिया और ये वाला काम, बैनर वाले काम ना हो, जमीन तक पैसे हम्म पहुंचाए जाएं। हर स्कूल में हम्म पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, स्कूल्स में सम्मिलित किया जाए, महिलाओं की भी हम्म भागीदारी तय की जाए, कि मतलब हम्म कि आपकी भी, जैसे कि हर सेक्टर में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए कि हाँ, इतने परसेंट महिलाएं हम्म आए। कि मतलब होता है ना कि सिर्फ एक पुरुषों का खेल बन के, खेल सिर्फ पुरुषों के लिए ना बन के रह जाए, सबके लिए हम्म बराबर अवसर मिले।
और हर तबके, आप सोचो हम्म। रांची के एक छोटे से शहर से लड़का उठा आके देश को वर्ल्ड कप दिला सकता है। तो ये सिर्फ हाँ, खेल के महेंद्र सिंह दम पे धोनी। ही है। हाँ, और क्या। आप सचिन तेंदुलकर मुंबई से होके भी पहुंचते हैं तो वहां रांची से लड़का भी पहुंचता है, और हाँ, सचिन की टीम को लीड करता है। ये सिर्फ खेल के मोहम्मद ही दम पे सिराज संभव है पहुंच ना। गए, बहुत गरीब घर के बच्चे, आपको ईशान किशन। आप एग्जांपल से एक दो का मोहम्मद कैफ देखो, कई सारे लड़के ऐसे छोटे बैकग्राउंड से आए हुए हैं। ये तो हम यूपी लोग के, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अभी और हाँ, गेम्स में बात करें अभी हम लोग और तो बहुत खेलते अच्छे। धनराज पिल्ले ही ले लो आप, धनराज पिल्ले ही हम्म। थे, सानिया मिर्जा का एग्जांपल ले लो। मतलब एक तो हाँ, मुस्लिम वुमेन होके उतने टॉप पे पहुंचना, जो जहाँ पे हाँ, कि बुर्के के बाहर दिक्कत हो जाती है समाज को कि नहीं हाँ, जाना सही है वहां बात है, पे। दुनिया। तो वो हाँ, भी एक ऐसी समस्या है। सोसाइटी, उन्होंने इस देश को लीड किया। जो सानिया मिर्जा को इज्जत मिली वो क्या किसी और को मिल सकती है क्या, उस जितना सही बात हमारे है। समाज दिया। तो स्पोर्ट्स को एक प्रॉपर खेल किया जाए, इसके लिए समाज को, सरकार को, हम्म। प्रशासन को, यूथ को, सबको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और हम्म। सबकी जिम्मेदारी होती है। जब आपको सरकार समाज कुछ देता है, सिंपल सी लॉजिक ये है, हम्म। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप कुछ दो लोगों को और दो। अगर आपको प्रकृति ने हम्म। संसाधन दिया है कि आप टॉप पे पहुंचे, तो ये ना हो कि हम्म। आप सिर्फ अपने लिए जी के रह जाए। हाँ, स्कूल सही खोलिए। बात है। मैं बड़े बड़े इसमें मैं वीरेंद्र सहवाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सहवाग इंटरनेशनल स्कूल खोला, उसमें क्रिकेट की ट्रेनिंग दी हम्म। जाती है स्पेशल। तो ऐसे सही बात काम है। किए जाएं। अब जैसे भाला फेंक हुआ, कबड्डी हुआ, हम्म। योग हुआ, अब तो योग भी हमारे देश में काफी प्रचलित है। योग हुआ, हम्म। लूडो हम्म। हुआ, कुछ भी ले लो, इंडोर गेम ले लो, बैडमिंटन हुआ, हॉकी हुआ, वो और चीज के बारे में अगर बात करें कुश्ती। हम लोग, तो सिर्फ हम लोग एक क्या नाम है उनका, विश्वनाथन आनंद जी को जानते हैं। हाँ, दूसरा टेनिस, कोई आया ही नहीं। शतरंज टेनिस में ही सानिया मिर्जा के अलावा कौन लड़की आई? साइना नेहवाल, हाँ, एक बैडमिंटन में पीवी सिंधु, एक दो गिने चुने लोग क्यों आते हैं? बाकियों को भी तो हाँ, मौका मिले। तो हाँ, और क्या, जब कंपटीशन ज्यादा होगा ना तो वो गोल्ड हाँ, लाने के चांस भी बढ़ेंगे। सही बात है। और स्पोर्ट्स से सिर्फ हम्म। ओलंपिक्स नहीं, बाकी चीजें भी तो सुधरती है ना। हमारा देश खेल भावना से समाज एक सुदृढ़ समाज बनता है। तो हाँ, और खेल को, पैसे भी हैं उसमें, ऐसा नहीं कि उसमें कैरियर हाँ, नहीं है। लोगों करियर को है। ये लगता है कि क्या मतलब वहां जाके कुछ होने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं है, वहां मैं से बताऊं अभी, इनकम हाँ, है। अभी मीराबाई चानू एसएसपी एसपी बनाई गई हम्म। हैं, डीवाईएसपी बनी हाँ, है, उनको तो नियुक्ति मिली बताइए, है। मतलब बिना क्या कोई एग्जाम नहीं देना पड़ा? वो हाँ, मेहनत ही तो काम आई ना। मेहनत ही वो तो भी काम आई जो किया था। ऐसी जगह से आती हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं। आप सोच के देखो। हाँ, गांव पे तक विकास नहीं पहुंचा, साइकिल चला के 15 किलोमीटर दूर जाती थी ट्रेनिंग लेने। तो ये सब चीजें हाँ, नहीं होना चाहिए ना हमारे देश में, कि बढ़े मतलब। गांव तक कहीं ना कहीं स्टेडियम्स पहुंचने चाहिए। हाँ, बजट में तैराकी स्कूल खुलने चाहिए, कबड्डी सरकार सेंटर खुलने चाहिए। सरकार बजट को बढ़ाए, हम्म। सरकार बजट को बढ़ाए, हाँ, फोकस्ड रहे। क्योंकि सरकार मैं 50-60 अलग अलग खेल हैं, और हर एक खेलों पे आप बजट को बढ़ाइए। और देखिए हाँ, कि ये भी जीडीपी में भागीदार हो सकता है, खेल भी। सही बात, सही बात है। हाँ, और कहीं ना कहीं खेल भारतीय संस्कृति को भी रिप्रेजेंट करेगा, इंडियन कई कल्चर को भी कई रिप्रेजेंट करेगा। कई सारे खेल हमारे भारत ने खुद इजाद किए। कबड्डी, जिसमें आज तक हाँ, वर्ल्ड कप हारे नहीं है, सोच के देखो कितना बड़ा हाँ, गेम है। हमारे यहाँ तो पहले नागपंचमी में कबड्डी प्रतियोगिता होती थी गांव में, अब तो खत्म ही हो रहा है सब अब तो धीरे धीरे। खैर वो भी हाँ लुप्त हाँ, हो गया है। अरे कबड्डी हाँ, खेलने जाओगे, पैर टूट गया तो हाँ, समस्या तो तो है ना यहाँ पे। दिक्कत दिक्कत क्या है कि टिकटॉक का समय चल रहा है, तो चेहरे पे चोट लग हाँ, जाएगी तो टिकटॉक की वीडियो नहीं बन पाएंगे। तो दिक्कत तो है हाँ, ही। तो एक्चुअली ये इसके पीछे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। वो बीच में गाना आया था, वो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, एक लड़का गाया था। बड़ा हाँ, पॉपुलर हुआ था वो वीडियो, ठीक है, हाँ, वो गलत नहीं था। लेकिन हमारे यूथ उससे भी सीख ले रहे हैं। तो ये बहुत हाँ, गलत बात है कि आप सभी लोग वही कुछ शुरू कर दें। तो फिर ऐसे में देखिए ओलंपिक्स में खेल गोल्ड या खेलों खेल में आगे बढ़ने का चांस खेल नहीं से बनेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब आप खेल से मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। हम्म। मतलब एक हम्म। सर्वांगीण विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है ना, कि खेल से आपको एक तो स्वास्थ्य के प्रति काफी महत्वपूर्ण है खेल, सबको ही पता है कि मतलब खेल से शरीर हम्म। सुदृढ़ बनता है। हम्म। मैनेजमेंट की क्षमता बढ़ती है, टीम प्लेयर। अगर आप एक जैसे अगर आप बड़े कंपनियों में इंटरव्यू देने जाते हो, तो सबसे पहले हम्म। वो चेक करते हैं कि क्या आप एक बेहतरीन टीम प्लेयर हो। खेल सबसे पहले हम्म। आपको टीम प्लेयर बनना सिखाता है। कि क्रिकेट आप अकेले दम हम्म। पे तो जीत नहीं सकते, कबड्डी आप अकेले दम पे नहीं जीत सकते, उस दिन जो हाँ, सही हॉकी बात आप अकेले दम पे नहीं जीत सकते, फुटबॉल अकेले दम पे नहीं जीत सकते।
आपको टीम प्लेयर आना चाहिए, आपको गोल पोस्टिंग आना चाहिए, आपको पास करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस खिलाड़ी को इस समय पे गोल देगा, बॉल पास करूंगा तो वो गोल करेगा। तो एक पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे काम होता है, स्ट्रेटेजी बनानी आती है आपको, टीम वर्क आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि आप स्ट्रेटेजी बना के गए, वो स्ट्रेटेजी फेल हो गई, तो उस टाइम आपको क्या करना है, अगली तो स्ट्रेटजी प्रेजेंस क्या ऑफ, हो, सही। अगली, हाँ, प्लान बी कैसे होता है। आप प्लान बना के गए कि, सोचो आप प्लान बना के गए कि एक प्लेयर है वो, उसको हम लोग देख लेंगे, पता चला कि तीसरा प्लेयर उससे भी ज्यादा मजबूत निकल गया, तो अब आप उसके प्रति ऑटोमेटिक, उसको सही। कैसे, अब उसको कैसे घेरोगे। तो वो उसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपके अंदर। इससे प्रेजेंस ऑफ माइंड स्किल निखरता है कि तत्काल क्या करना है। आप उस टाइम बुक तो लेके नहीं खोलोगे ना, या फिर कोच से पूछने तो नहीं जाओगे कि भैया ये वाला मजबूत है, इसको कैसे डील करें, क्योंकि कोच अलाउ नहीं होता ना स्टेडियम में अंदर। तो आप उस टाइम तो आपको अपना ही दिमाग तो लगाना है। अचानक से कैसे डिसीजन लेना है, ये अच्छा भी चीजें अच्छा, हाँ, क्लियर तो होती ये सब चीजें सीखने को खेल में मिलती हैं। आप आईपीएल में देख चुके होंगे कि लास्ट हैं। टाइम पे हाँ। धोनी ने कैसे मैचेस जिताए हैं, एक एक रन से मैचेस जिता दिए। तो ये सब तो उसी समय की रणनीति है ना। अब एक रन बचाने के लिए आप पहले से रणनीति बना के थोड़ी जाओगे। नहीं, सही बात है, वो उसी तो टाइम में बनता है। उसी टाइम तो दो बनती है। तो ये क्षेत्र हो सब गए, इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और दो ने दूसरा डेटा, खेल हो गया। हाँ, डेटा हाँ। एनालिसिस भी हो गया, सोलर हाँ। एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। हाँ, सोलर उसके एनर्जी बाद, पे भी बात कर चुके हम हाँ, लोग। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से सबसे बड़ी बात है क्या हुआ कि आपके नए स्किल्स आ रहे हैं, एक्टिंग में जा सकते हैं, नए नए बुक्स पे काम हो सकता है। समझ रहे हैं कि आप एक लिख एक, सकते हैं, अगर आप लिखें तो हाँ, कितना बढ़िया लिख वरुण सकते हैं, वरुण सही बात। वरुण ग्रोवर, हम लोगों के थोड़ा सा मतलब 30-35 के एज का लड़का होगा, थोड़ा बड़ा होगा। वो एक अच्छा हाँ। नाम कमा लिया है। मतलब आप फिल्म देखो, उसका एक दम लगा के हैसा फिल्म आई थी, मोह मोह के धागे, हाँ। उसने गाना लिखा है। 30 साल का लड़का, इतना हाँ। बड़ी बेहतरीन गाना लिखा है उसने कि मोह मोह के धागे। तो आपको लिखना आना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर है आपके पास। सोचो, मनोज बाजपेयी हुए, पंकज पंकज त्रिपाठी हुए, त्रिपाठी, मनोज नवाजुद्दीन वाजपेयी सिद्दीकी कहाँ से हुए, आए हैं, सही बात। विजय राज हुए। सब ओटीटी आने के बाद इनके पास अनेक अवसर आए। आप ओटीटी पे देखो, कई सारे नए लड़के आए हैं। अभी जो इसने काम किया था, प्रतीक गांधी ने उस पे काम किया था, स्कैम 1992 में, इतना बेहतरीन हाँ, एक्टर। पंचायत वेब सीरीज में वो जो क्या नाम है उनका। जितेंद्र हाँ, कुमार ने काम किए जितेंद्र थे। सिंह जीतू भैया कहते हैं उनको। पंचायत के खैर हर एक्टर ही लाजवाब काम किए थे। स्कैम हाँ। 1992 में प्रतीक गांधी का रोल देख लीजिए। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से आपको लिखने के अवसर मिले हैं, एक्टिंग के अवसर मिले हैं, कैमरा मैन के अवसर मिले हैं, कोरियोग्राफर के अवसर मिले हैं। तो एक नया फील्ड है। और सबसे बड़ी बात की, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, रोजगार को हाँ, ये तो मानते ही नहीं खैर। है, पता नहीं क्यों। ये एक हमारी हाँ। सोसाइटी की गड़बड़ी है कि किसकी गड़बड़ी है, हमें समझ में नहीं आता। एग्रीकल्चर एक रोजगार का महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। मैंने कई अमीर लोगों को देखा है कि एग्रीकल्चर के दम पे गांव पे राज करते हैं वो लोग। हम्म। सही बात है। तो इसमें मैं सरकार को भी कहूंगा थोड़ा सा कि कम से कम एक प्रॉपर चैनलाइज करे एग्रीकल्चर सिस्टम को, प्रॉपर मोनेटाइज करे कि कपास उगाने वाले को पक्का पता हो कि हाँ, मेरा कपास मार्केट में बिक जाएगा, मुझे इतने की इनकम आए। तो एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट बनाया है उस सेक्टर को। जैसे क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बना के हमने उसको छोड़ दिया हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो सरकार से अनुरोध है कि एक प्रॉपर चैनल बनाए, एक प्रॉपर, विश्वनाथन अय्यर की रिपोर्ट जो थी, मैं नाम शायद सही ले रहा हूँ, जो मेरे ख्याल जो से कृषि, ठीक है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। हाँ, कृषि कृषि पे जो कमेटी की रिपोर्ट बनी थी कि इस, विश्वनाथन कमेटी ही कहते हैं हाँ, उसको। विश्वनाथन, मैंने हाँ, नाम एम सही लिया। विश्वनाथन नाम था उनका, एम विश्वनाथ 1967 में क्रांति में भी तो उनका योगदान विश्वनाथन रहा था। कमेटी की रिपोर्ट्स को प्रॉपरली लागू किया जाए और प्रॉपर हाँ। चैनलाइज किया जाए कि एग्रीकल्चर को, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आए, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, उसको प्रॉपर एग्रीमेंट बने। तो इससे क्या होगा कि एक रोजगार का नया साधन उपलब्ध होंगे। हैं भी, आप एग्रीकल्चर में आप घर पे रह के कुछ काम कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी को, अगर मानिए माँ बाप का इकलौता लड़का है, तो वो घर छोड़ के तो नहीं आएगा ना कि मुंबई जाओ, माँ बाप कौन देखेगा फिर। तो हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे कि हमें अपना अगला भी देखना है, पिछला भी देखना है, अपने माता पिता को भी देखना है, अगला परिवार भी देखना है। तो हर आदमी छोटे शहर छोड़ के बड़े शहर नहीं आ सकता है। उसके लिए अपना पैतृक जगह से ही काम करना उसकी मजबूरी है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिर उसका संरचनात्मक, पारिवारिक संरचनात्मक ऐसा हो। उसके लिए चाहिए कि अगर आप एक प्रॉपर, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, चाहे एक प्रॉपर चैनल करिए, आढ़तिया को लाइए बीच में, कुछ भी करके एक प्रॉपर चैनल वाइज काम करिए कि एक नियम बनाइए उस पे कि उत्पादन से लेके
उपभोक्ता तक सामान पहुंचने में लागत कम से कम हो, आय ज्यादा से ज्यादा हो, और किसान जब गेहूं का खेती में गेहूं लगाए, धान बोए, मक्का बोए, बाजरा बोए, कपास बोए, गेहूं, गन्ना बोए, चना बोए, मटर बोए, कुछ भी तिलहन दलहन, रबी, खरीफ, जायद, कुछ भी फसल अगर लगाए, तो उसको ये भरोसा हो कि हाँ ये मार्केट में चला जाएगा, ये मार्केट एक में चीज बिक और जाएगा। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ाना होगा और किसानों को हाँ उनकी फसल को उचित मूल्य देना होगा। नहीं हाँ तो फिर हमारे यहाँ जो गेहूं धान प्रधान कृषि बढ़ गई है, कि तो हाँ इसने कि बस, एनवायरमेंट को भी बहुत और नुकसान पहुंचाया है। और हाँ, और एग्रीकल्चर मतलब किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा नए, वही कहा ना कि स्किल सेट लाइए, सिर्फ धान गेहूं धान हम्म, गेहूं धान गेहूं, चना मटर, इस पे मत रहिए, थोड़ा सा उसको मेहनत करिए। दिक्कत क्या है, धान गेहूं में आपको सारी चीजें पता है कि इस टाइम पानी चलाना है, इस टाइम सोहनी कराना है, इस टाइम रुपया कराना है, तो उसमें स्किल सेट है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इससे पढ़ना बाहर पड़ेगा। निकलिए, चैनलाइज करिए, हम्म, आप फलों की खेती करिए, सब्जी की खेती करिए, दूध की खेती करिए, मत्स्य और मत्स्य पालन करिए। अब जो है कि नए नए मेथड हैं एग्रीकल्चर करने के, जैसे मैं हाँ जानता हूँ हाइड्रोपोनिक्स है, वो पानी में ही पूरी कृषि होती है, उसमें हाँ जमीन की जरूरत ही नहीं है, और अब बाकी और कृषि से 10% कम वाटर लगता है। आप देखिए ना, सिंघाड़े की खेती कैसे लुप्त होती जा रही है अपनी तरफ, पहले कितना सिंघाड़ा हाँ बोया जाता था, सिंघाड़े की हाँ, खेती करने को सिंघाड़े मिले, की, हाँ वो हाइड्रोपोनिक्स जबकि ही है, पूरा लुप्त हो अभी गया। अभी दिल्ली में आपको 80 रुपए किलो सिंघाड़ा मिलते हैं, जब नवंबर का महीना आता है तो गांव में 20 रुपए हाँ, किलो कोई नहीं पूछता है, वहां पे सही 80 80 बात। रुपए किलो हम खरीद के खाते हैं। तो जामुन कहीं खुद ना कहीं बताइए, वो जामुन दिल्ली में 120 रुपए किलो बिक रहा है जामुन, गांव में लोग पूछते नहीं है जामुन को, मतलब मेरे घर तो के सामने 3 4 पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे ही पेड़ हाँ से घिरा है, और हाँ कोई नहीं जाता उसको उठाने, नहीं जाता, कभी हम पहुंचे तो उठा लिए, खा लिए, हो गया काम। तो हाँ सही मतलब बात है। हाँ अब गांव में पपीता हाँ क्या है, एक बंदर खा रहा है, गांव में एक दिन हाँ, पपीता कटा, पूरे ये गांव है। में बट गया, पूरे गांव में, हाँ हाँ, पूरे गांव खाता है उसको काट और के, तो पपीते की सही मायने में एक बड़ी एग्रीकल्चर की जा सकती है। और हर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि ब्रेकफास्ट में पपीता कंपलसरी लीजिए। ठीक, हम्म, दिल्ली में तो और लगभग हर हमारे यहाँ ऑफिशियल, पपीता बड़ी होती है। पपीता पपीता खाते हो, पपीता गरीब लोग खाते हैं पपीता, हमारे गांव में क्या है, हाँ? तो हाँ, बेइज्जती मतलब मैंगो। पपीता लोग, हाँ बेइज्जती लोग समझते हैं पपीता सार्वजनिक खाने में, तो ये दिक्कत हम्म, है। तो इस पे सरकार को भी काम करना पड़ेगा कि नीतियां स्पष्ट हो, उसका कानून स्पष्ट हो, प्रशासन स्पष्ट हो, तो ये एक चैनलाइज किया जाए, लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा मेहनत करें, वेयर हाउसेस हाँ बनवाइए ना। अगर आपके गेहूं नहीं बिक हाँ, रहे हैं, दिक्कत क्या है, आलू आपकी उत्पादक आलू अगर आप बोने जाइए नवंबर में, तो आपको आलू हम्म, मिलेगा 40 रुपए किलो, उसका बीज मिलता है आलू का। और दिक्कत क्या है, जब आप हम्म, बेचने जाएंगे तो 3 रुपए किलो बिकता है आलू। इसमें सही बात। क्योंकि मार्केट में इतना उत्पादन हो चुका होता है कि वही दिक्कत है। तो इसमें क्या होता है कि आप स्टोरेज कैपेसिटी बनाइए, अगर आप पास एक, आपने आलू बोया तो उसका एक वेयर मार्केटिंग के लिए हाउसेस बनवाने जरूरी होंगे हाँ लोकल। हाँ लोकल लोकल लेवल पे वेयर हाउसेस बनवाइए, खुद की स्टोरेज हम्म, कैपेसिटी बनवाइए। आप गांव में एक नया ट्रेंड चला है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्या होता है कि घरों में लोग टाइल्स लगवा ले रहे हैं, गेहूं रखने की जगह नहीं होती है। अब मजबूरी में क्या है कि जब घरों में टाइल्स लग जाएंगे तो गेहूं आप रखोगे नहीं उस पे, अब रखोगे नहीं तो आपको सही। मजबूरी है कि मई जाते जाते आपको गेहूं बेचना है। और जब आपकी हम्म, मजबूरी बन जाएगी, इसी बात का फायदा उठाते हैं अड़हतिया, बीच के जो मिडिल मैन हाँ, होते हैं फायदा उठाते हैं। और वो जो है एमएसपी से भी कम प्राइस पे खरीद लेते हैं हाँ, फसल। तो जब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि बेचना ही बेचना है, तो डिमांड सप्लाई का रूल लगेगा, सिंपल सी बात है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो आप घरों में कुछ जगह ऐसे रखिए जहां पे आप गेहूं स्टोर कर सकते हो, कि अगर आप गेहूं, वही गेहूं जो आप मई में बेचते हो, अगर आपके पास कैपेसिटी हो, पहले के लोगों को मैं देखता था कि भूसा में गेहूं रखते थे कि घून न लगे, तो भूसा में रखिए गेहूं, अक्टूबर में ले आके गेहूं बेचिए, आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। थोड़ा सा इसमें पैसा लगेगा मतलब, लेकिन आपको प्राइस भी तो मिलेगी ना उसी हिसाब से, आप और मेरे अक्टूबर। ख्याल से एक और अच्छा जॉब हो सकता है प्रखर जी, गांव में लोगों के लिए, वो हो सकता है, कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग, हाँ एक दिक्कत क्या अच्छा है कि, विकल्प। हाँ बहुत काम करने, एग्रीकल्चर में उसको इंक्लूड करें हम, एक फूड प्रोसेसिंग में, हाँ आप अक्टूबर में लाके गेहूं बेचिए। ठीक, हाँ उसके बाद या तो उस ये कर लीजिए, या फिर गेहूं के आटा प्रोसेसिंग मिल से बात करिए, आप उसके साथ टेंडर हाँ, निकालिए कि वो आपका कंजम्पशन खरीदेगा। ये जो नए कृषि कानून है, मैं बहुत ज्यादा उस पर हम्म, डीप नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन उसका एक फायदा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब होगी तो आपके गेहूं और ले जाके उस पर आटा बनाएगा और बेचेगा, आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी ना फिर पूरी की पूरी। हाँ, सिंपल सी तो बात है, आपको सिर्फ गेहूं बोना होगा। हाँ, आपकी सिर्फ गेहूं बोइए, अब बिकने का टेंशन नहीं है हम्म, आपको कि कहाँ जाएगा और कहाँ हाँ, आएगा। तो उसको क्योंकि आपका स्टोरेज वो पहले से स्टोरेज प्राइस पे निर्धारित। देखिए। हाँ, तो मैं किसानों के लिए कुछ टिप्स है कि
एक तो आप फसल चक्र पे काम करिए, रूढ़िवादिता हम्म, मत आइए, गेहूं धान तो मत रहिए, हम्म, फसल पे चेंजेस करिए। दूसरा, वेयर हम्म, हाउसेस पे काम करिए, टाइल्स लगवाइए मत, पूरा घर में टाइल्स मत लगवाइए, मतलब एक दो कमरे ऐसे हों जहाँ पे गेहूं रखा जा सके, भूसा रखा जा सके। ठीक। हम्म, एक नया शॉप चला है गांव में, देख रहा हूँ कि पूरा हमारा टाइल्स लेके यहाँ से वहां टाइल्स लगवा दो। हाँ, तो हम्म, वेयर हाउस पे काम करिए, अगर टाइल्स बनवा रहे हैं घर पे तो जो होता था ना पहले, क्या कहते हैं उसको, जो घर से बाहर जाके आ, होता है। हाँ? वो क्या, मैं खोपा, हमारे यहाँ तो खोपा कहते हैं, बाकी कहीं डल और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। हाँ, तो वो इस तरीके की चीजें कमेंट बनानी में कोई पड़ेगी। बताओ भैया उसको, मतलब जहाँ पे दूर जाके, जहाँ पे गेहूं धान प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे दोहरी वो हाँ, सब जहाँ पे काम रख होते दिया हैं। जाता है। घोठा, पता नहीं घोठा कहते हैं क्या कहते हैं, अलग अलग हाँ, जैसे जगह अलग हम तो अलग काम। आपके यहाँ गए थे तो मैंने काफी मात्रा में देखा था, हमारे यहाँ तो यह है भी नहीं। हमारे हाँ, यहाँ हम लोग ड्रम तरफ होता है। है उसी में। हम्म, तो ये सब चीजें बनाया जाए, थोड़ा सा स्टोरेज कैपेसिटी पे काम करिए, और हम्म, उससे ये फूड प्रोसेसिंग पे काम करिए। अगला, जैसे बताया था ना कि उस प्रोडक्ट से अगला चीज बना के बेचिए। आम है तो हम्म। अचार बना के पापड़ बनाइए, गेहूं से हाँ, ये तो आटा कोई प्रोसेस, काम ही नहीं आटा कर रहा है भाई। हम्म, आटा प्रोसेसिंग, धान है तो चावल प्रोसेसिंग, हाँ। मतलब होता है ना आप धान टोमेटो उठा के। केचप बनवाइए अब ना, आप अब एलोवेरा की एग्रीकल्चर करके आप सौंदर्य हाँ, प्रोडक्ट बनवाइए, या कोशिश करिए कि जो मतलब ऐसी कंपनी है आपके यहाँ है, डेयरी उद्योग और लगा इसमें सकते हैं। बहुत बहुत चांसेस, गोल्डन चांसेस हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप दूध ढंग से, हम्म, मैं बताया ना कि दूध अगर आप ढंग से प्रोसेस करके अगर आप मार्केट में बेच रहे हो, तो अगर बहुत सारे हम्म, चांसेस हैं। एलोवेरा की खेती हम्म, हुई, तुलसी की खेती हुई, मतलब जो हिसाब से चल रहा है कि पतंजलि वाले तो तुलसी डायरेक्ट डायरेक्ट खरीद रहे हैं, तुलसी की खेती अगर करके तो हम्म। देखिए एक बार। हाँ, तो तो कोई खेती करेगा ही नहीं, वो घर में रहेगा अभी तो घास समझ के हाँ, फेंक देते हैं, नहीं लेकर तो रखते बैठ हैं। के इंस्टाग्राम रील्स चलाएंगे तो दिक्कत तो है कि बैठ के दिन भर इंस्टाग्राम, मेहनत करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर के लिए हम्म, दिक्कत क्या है कि आपको जमीन में जाना पड़ेगा, जमीन में धूप भी सहना है, हाँ, बारिश भी सहना है। तो हम्म, ये सब चीजें, तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर इसको ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाए। और इसमें तीनों लोगों की भागीदारी चाहिए, सरकार की नीतियां, सब प्रशासन का हम्म। कार्य करने का तरीका, और यूथ जो किसान है उनको चार्ज हाँ, लीजिए, मतलब युवाओं को किसान, एग्रीकल्चर की तरफ लाना होगा। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी यूथ का प्राइमरी काम खेत किसानी करना नहीं होता है। जब जॉब नहीं लगती है तब जाके 30-35 के बाद किसानी शुरू करता है वो। और दिक्कत क्या है, उसके हाँ, पहले 15 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस लूज कर चुका होता है ना वो, उसको मार्केट नहीं पता होता, उसको कहाँ बेचना है, कहाँ से निकालना है। सही बात। तो आप, चीजों तो को इसमें समझना सब, पड़ेगा और एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग में हाथ आजमाना पड़ेगा और मेहनत हाँ, करनी पड़ेगी, सबसे बड़ी मेहनत बात है करने, मेहनत। मेहनत तो है, मतलब दिक्कत क्या है कि आप एसी में हाँ, बैठ के एक्सल सीट चलाइए या फिर खेत में बैठ के हाँ। धान चलाइए, मेहनत तो आपको हर जगह करना है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी चद्दर तान के सोते हुए हैं क्या? जिस दिन 4 घंटे क्यों सोते हैं, उनको भी इतना प्रेशर होता है ना। हाँ, और उनका सही फोन बात स्विच ऑफ, और हमारे और आपके पास तो ये भी फैसिलिटी है कि फोन स्विच ऑफ करके हम लोग सोते हैं। जो है। बड़े लोग लेवल के लोग हैं वो तो फोन स्विच ऑफ करके, पीएम मोदी तो फोन स्विच ऑफ करके नहीं सो सकते हैं ना 4 घंटा कभी। हाँ, हम्म। तो चलिए, टेंशन अब टेंशन देखिए। हाँ। हम्म। चर्चा के आखिरी चरण की तरफ ही अगर हम लोग बढ़े हैं, तो कुछ और प्रश्न हैं, और मेरे ख्याल से अच्छे खासे आज तो दर्शक लोग आए भी हैं। और हाँ हाँ कमेंट में थोड़ा भाई सुनापन रह रहा है, आप लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं थोड़ा, तो कम से ये, कम आए आप हाँ, लोग जो जो कमेंट देख में। रहे हैं एक बार कमेंट तो कर दिया करिए प्लीज। हाँ, आपसे कुछ काफी तो जो है चाहे गुजारिश तारीफ रहेगी। में हाँ, सुझाव में कुछ बताइए, कुछ हम्म, आशीर्वाद में बताइए, कुछ आगे की तैयारी बताइए, कुछ दिक्कत हो तो बताइए, कोई सवाल हो तो पूछिए, कुछ ना कुछ भागीदारी में, जन भागीदारी होनी ही रहनी चाहिए। लोकतंत्र का पहला बात ही कहता है कि जन जन भागीदारिता हो। और जन भागीदारिता का हम कह रहे हैं ना कि जो जो है कम से कम कमेंट और तारीफ, शुक्रिया कुछ भी तो करते रहे। हाँ, जल्दी ही लोग करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों की ये शुरुआत है। अभी लोग उतना कहाँ जान ही नहीं पा रहे हैं कि चीजें क्या हो रही हैं यहाँ पे। हाँ, और ऐसे बहुत कैलेंडर से में मार्क, लोग। सब लोग कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, हर शनिवार शाम 7:30 बजे कुछ भी हो जाए शो आप हाँ, तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये तो आपके हाँ, ये उसमें तो आप तक पहुंचते गूगल के कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, वो आपको रिमाइंडर भेजता रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हैं। यूज तो भी करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर आए, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए। हाँ अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं इसमें, अच्छा हो सकता है।
दूसरी चीज की सूचना तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, लोकतंत्र का आधारभूत तो ये भी है। तो अगर आपके हाथ में हाँ फेसबुक है तो फेसबुक पे सिर्फ स्क्रॉल ना करके वीडियो, मतलब कई सारी तो मैं बेहुदा वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, ऐसी होती हैं मतलब जिनको देखने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन है ना कि हाँ। एप्टीट्यूड एक बन जाता है तो आदमी ऐसे देखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आए, कम से कम आपको एक अच्छा चर्चा मिलेगी, क्योंकि न्यूज चैनलों पे तो देख ही रहे हैं क्या हाल है। तो चल ही हाँ रहे हैं, बस राजनीतिक माहौल चल रहा है सिर्फ। हाँ ऐसा हाँ नहीं कि हम लोग राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन समय है, आप लोग साथ दें बस। तो आपके मुद्दे हम्म और होंगे, आप लोग कमेंट करें तब लो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलूं मैं, और आखिरी प्रश्न भी होगा मेरा। हम्म दो चीजों को मैं एक साथ समाहित कर देता हूँ। पहली बात ये कि देखिए, हमारे यहाँ अब देख रहे हैं स्विगी एक प्लेटफॉर्म आ गया, और वो जोमेटो एक प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म आ रहे हैं अलग अलग, और इन पे जो है काम करने हम्म वाले श्रमिक आ हम्म रहे हैं। और इनको ये है कि हम्म हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर हम्म हैं और हमको सामाजिक सुरक्षा नहीं है। समस्या तो ये है इनको। तो हम्म क्या कॉन्ट्रैक्ट हम्म बेस्ड जॉब और ये विकल्प बन सकता है? दूसरी, इसी प्रश्न को समाप्त कर देता हूँ। जो सरकारी नौकरियों का मोह है कहीं ना कहीं, तो उससे प्राइवेट नौकरियों की तरफ झुकाव हो जाएगा युवाओं का। तो ये दोनों इसी में जोड़ दे सकते हैं। एक बार सवाल रिपीट करिए क्योंकि आपकी काफी वॉइस कटी थी बीच में ना। अच्छा, मैं सिंपली आपसे यही कहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब जो है कितना बढ़िया विकल्प हो सकता है भविष्य में रोजगार का। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बात की और साथ में हम इसको प्राइवेट नौकरी का भी और ऐड कर दें कि हाँ प्राइवेट नौकरी भी, हाँ। हाँ, कि प्राइवेट नौकरी के प्रति जो यूथ का कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट नौकरी के प्रति यूथ का झुकाव का क्या भविष्य है, कैसे रहेगा, ठीक। देखिए हम्म। आने वाला समय जो हमारी सरकारी नीतियां कह रही हैं, जो हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो सरकार के पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, जो जिस रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, चाहे कम कॉर्पोरेट में देख लीजिए, चाहे सरकारी नीतियों में देख लीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट्स में देख लीजिए, देखिए कई सारी चीजें ना आपको, जो हाव भाव जो कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हाव भाव से पूत के चाल पालने में ही दिखता है। तो हम जो हम्म। बाजार के रिपोर्ट्स हैं कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, किस सेक्टर्स में हम्म। सरकारी नीतियां जा रही हैं, किस सेक्टर में हम्म। बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में यूथ जा रहा है, तो ये सब चीजें हम्म। चीख चीख के कह रही हैं कि आने वाला समय प्राइवेट नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियों का ही है। मुझे लगता है कि हम्म। ए और बी क्लास की नौकरी छोड़ के सरकार बाकी हम्म। सेक्टर से हाथ खींचने वाली है। सिंपल सी लॉजिक ये है। बी सी और हम्म। डी ग्रेड तो खत्म ही होगा आज के 10 साल बाद। मैं आज के सबके सामने चैनल लिख के दे रहा हूं कि 10 साल के बाद सी और क्या कहते हैं उसको, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां, सी और डी, रेडी। ये हाँ। सरकार नहीं लेगी भर्ती इस सेक्टर्स में। और आप उठा के देख लीजिए, घोष डी श्रेणी के वर्ग में अब भर्ती नहीं हो रही है, चाहे इनकम टैक्स में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे किसी भी कार्यालय में हो, ऑफिस में भर्तियां बंद की जा रही हैं। तो आने सब जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस है कि, तो आने वाला जो समय है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम, कॉन्ट्रैक्ट बेस लेबर्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और ज्यादा उसको सरकार बढ़ावा भी दे रही है। इसमें सबसे पहली जो मुख्य बात है कि असुरक्षा की भावना यूथ के प्रति है कि कब निकाल दे लात मार के, कुछ भरोसा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। जो सरकार ने इस पे लेबर लॉ पे काम किया है, जो हमारी नई लेबर लॉ बनी है, जो लेबर लॉ है इसमें कई सारे एक्ट हैं, कई सारे एक्ट को मिला के सरकारी नौकरी के प्रति झुकाव क्यों है? एक तो आराम और दूसरा सुरक्षा। तो सुरक्षा क्या समस्या, आराम, देखो दो बातें। सुरक्षा की समस्या पे सरकार काम कर रही है नए लेबर लॉ में, जिस मैं अभी आता हूँ नए लेबर लॉ पे कुछ बातें बताऊंगा। तो नए लेबर लॉ के आने से सुरक्षा की भावना काफी हद तक प्राइवेट नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी में भी बढ़ेगी। दूसरा आराम। तो जो सरकार की नीतियां हैं वो भाई साहब अब सरकारी में भी आराम नहीं करने देती हैं। बैंक वालों की हालत अब जाके देख लेना कभी, जिसको भरोसा नहीं होगा। जीएसटी ऑफिसर्स की जाके देखो, हालत लंका लगी पड़ी रहती है, एकदम से फाइल्स पे फाइल्स काम कर रहे होते हैं। तो आराम तो अब सरकारी नौकरी में भी नहीं है और असुरक्षा निजी नौकरी में भी नहीं है। तो ये दोनों बातें एक जगह एक चीज समाप्त हो गई, एक जगह एक चीज समाप्त हो गई। तो अब सरकार जिस नीति पे काम कर रही है दोनों पैरेलल साथ खड़े रहेंगे। और जो अभी कुछ पॉइंट्स में बताऊं, नए लेबर लॉ में जो हमारी चेंजेस आई थी,
1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला था, बट चूंकि हमारे अभी सामाजिक जो परिवेश है, अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, तो नए कानून लागू करना सरकार ने भी सही नहीं समझा, तो 1 साल के लिए टाल दिया गया, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा आज की डेट में जो तारीख है उसकी। नए लेबर लॉ में क्या है कि आपको काम करने की लिमिट पे काम बताया गया है कि आपको 48 घंटे, एक हफ्ते में 48 घंटे मैक्सिमम काम कराना है, 48 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते। यानी कि 4 दिन एक हफ्ते, 5 दिन एक हफ्ते में, 6 दिन, सॉरी 6 दिन एक हफ्ते में बंद होगा। नहीं, अब आप देख, नहीं, सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि आप एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। तो अब कोई आदमी बाकी की 12-12 चीजें घंटे उसमें 4 दिन भी काम कर एम्प्लॉयर सकता और है। एम्प्लॉय पे छोड़, हाँ, तो उसने बाकी की चीजें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पे छोड़ दिया है, उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। अब आप चाहे 12 घंटे 4 दिन कर लो, 10 घंटे 5 दिन कर लो, या फिर 9 घंटे 6 दिन कर लो, तो ऐसे ही, हाँ, तो ऐसे ही सिस्टम लाया गया है। तो पहला सुरक्षा ये दी गई, 48 घंटे से ज्यादा काम अगर करवा रहे हो आप, तो आपको दोगुने रेट पे आपको पैसा देना पड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं, ओवर टाइम एक्सपेंसेस। ओवर टाइम के लिए भी लिमिट बनाई गई है कि आप उससे ज्यादा ओवर टाइम आप किसी भी एम्प्लॉय से नहीं करा सकते हो, ठीक। तो एक ओवर टाइम पे भी लिमिट बनाई गई है। मैटरनिटी लीव, महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी जॉब में दिक्कत होती है कि मैटरनिटी लीव की बात होती है कि प्राइवेट नौकरी वाले, सरकारी में तो आराम से उनको मिल जाता है 6 हफ्ते की छुट्टी, 8 हफ्ते की प्राइवेट छुट्टी, 9 हफ्ते नौकरियों की में नहीं छुट्टी। मिल पाता। प्राइवेट नौकरियों में बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले तुरंत निकाल देते हैं कि मैं क्यों रखूं भैया तुम्हें फ्री में रखने के लिए, ठीक। तो उस पे काम हुआ है, मतलब बहुत बेहतरीन सरकार ने काम किया है कि 9 हफ्ते की कंपलसरी छुट्टी सबके लिए अनिवार्य की गई है, मैटरनिटी लीव के लिए महिलाओं को मिलेगी। आप किसी भी जॉब में हो, आपको 9 महीने का पैसे, सॉरी 9 महीने नहीं, 9 हफ्ते का आपको मैटरनिटी लीव आपको दी जाएगी, ठीक। उसके बाद आ रहा है, फिर सैलरी पे बात आई है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट में भी सुधार किए गए। हालांकि ये राज्य का मसला है, तो राज्य को भी कन्विंस किया जा रहा है कि आप ये इस एक्ट में सुधार लाइए, कि मतलब होता है ना कि ये तो खैर टोटली गवर्नमेंट सिर्फ ऑर्डर दे सकती है कि आप ये काम करिए, मतलब सुझाव दे सकती है। तो वेजेज रेट पे भी सुधार किए जा रहे हैं, तो उसमें आपको वहां पे भी आपको सुविधा मिलेगी, वेजेज सरकारी नियम के अनुसार मिलेंगे। एक नियम लाया गया है कि जो आपकी टोटल सैलरी होगी उसका 50% बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी करना कंपलसरी है। पहले क्या होता था कि बेसिक, प्राइवेट में सबसे ज्यादा ट्रेंड पे चलता है कि बेसिक सैलरी बहुत कम रखते हैं, फलस्वरूप क्या होता है कि उसको ग्रेच्युटी कम देना पड़ता है। ग्रेच्युटी मैं आपको बता दूं सबको कि जब आप किसी कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम कर लेते हैं, तो आपको एक निश्चित अमाउंट आपको मिलता है कि इतना अमाउंट आप जब रिटायर होगे तो इतना अमाउंट आपको ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। तो इससे और 12 आपकी सैलरी का 12%, बेसिक सैलरी का 12% आप पीएफ में जमा कराते हो, और जितना आप पीएफ में जमा कराते हो उतना पैसा एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा कराएगा, ये सरकार नियम कहता है। इससे बचने के लिए सर प्राइवेट वाले क्या करते थे कि बेसिक सैलरी ना, भले आपकी टोटल सैलरी ज्यादा होती थी, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, बेसिक सैलरी बहुत कम रखते थे कि ग्रेच्युटी कम देना पड़ेगा, पीएफ कम देना पड़ेगा। अब सरकार ने क्या किया है कि एक जो नए लेबर लॉ में है कि 50% आपका जो टोटल सैलरी का कम से कम 50% बेसिक सैलरी होनी चाहिए। इससे सबसे बड़ी बात कि आपकी सैलरी में सुधार होगा, आपके पीएफ ज्यादा जाएंगे, पीएफ ज्यादा जाएंगे तो उसको ज्यादा पीएफ और देना पड़ेगा, और ज्यादा जाना पड़ेगा तो आपकी सेविंग, मंथली सेविंग होगी, ज्यादा होगी। 5 साल से ज्यादा काम कर लेते हैं तो आपको ग्रेच्युटी ज्यादा मिलेगा, पहले की सोचिए, पहले से बहुत ज्यादा आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलेगा। तो इस फाइनेंशियल लेवल पे यहाँ से सुरक्षा मिलेगी, काम करने के घंटे के लेवल पे सुरक्षा मिलेगी। अगर नया फैक्ट्रीज एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है, उसमें कहा गया है कि अगर 1 साल से ज्यादा मजदूर आपकी फैक्ट्री में अगर काम कर चुका है तो बिना सरकारी अनुमति के आप उसको नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। सोचिए अब इससे ज्यादा सुरक्षा क्या मिलेगी आपको। और क्या, काफी अच्छी मतलब सुरक्षा मिल रही है। और मेरे ख्याल से अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का संख्या भी कम होगा धीरे धीरे। हाँ, सही बात मैं बता रहा हूँ, तो इसमें ये सब फायदे हैं। अब गारंटी हो गई ना, अगर आप 1 साल किसी फैक्ट्री में काम कर लीजिए, जो नया फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट है जो कि लागू होगा अगले 1 अप्रैल से, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो आपको 1 साल के बाद आप किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकालेंगे जब तक सरकार से अप्रूवल नहीं मिल जाती। आपको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैटरनिटी लीव की सुविधाएं महिलाओं को दी जा रही हैं कि आप, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप छुट्टी पे जा रही हैं, तो आपको नौकरी से नहीं, सरकारी में तो पहले से मिलता है, प्राइवेट में अच्छी नौकरियों पे मिलता है, बट पूरे खराब नौकरियों पे तुरंत हटा देते हैं कि हाँ, मैं छोटे नौकरियों में नहीं मिलता है।
तो इस पे काम किया गया है, बेसिक सैलरी पे काम किया गया है, पीएफ पे काम किया गया है, ग्रेच्युटी पे काम किया गया है, वर्किंग आवर्स पे काम किया गया है। वर्किंग आवर्स पे काम करने का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप 4 दिन ऑफिस जाते हो तो कम्यूट का टाइम बचेगा, तेल कम खर्चा होगा गाड़ी पे, मतलब होता है ना, एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी, आप अपने फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो बहुत सारे सुधार किए गए हैं, अगर ये सुधार लागू हो जाते हैं 1 अप्रैल 2021 से जैसा कि अनुमानित है तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और इससे प्राइवेट और सरकारी नौकरी लगभग एक पैरेलल चलेंगे। जो सरकारी नीतियां हैं हमारी सरकार की, इस पे बहुत तरह से काम कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। सबसे बड़ी बात, समाज में अभी भी प्राइवेट नौकरी को लेके बहुत ज्यादा वो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो जो सरकार अगर उस पर नीतियों पर काम करेगी तो सरकारी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा भी मिलने लगेगी उसको। सरकारी सुरक्षा सरकार दे रहा है। तो ये सब जो पूरा अगर पैकेज के रूप में देखें तो आने वाले 5-6 साल जो जिस हिसाब से हमारा देश चल रहा है, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एक पैरेलल खड़े होंगे, सबको सुरक्षा मिलेगा, सबको काम करने की आजादी मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगा और हर तरह से पूरा पैकेज हो जाएगा ना। तो आप सरकारी नौकरी के प्रति मोह त्याग के आप निजी सेक्टर में भी भागीदारी बढ़ेगी सबकी। चलिए, आज की चर्चा काफी बेहतरीन रही और मेरे ख्याल से आज जो है हाँ 1 घंटे 45 मिनट के आसपास की चर्चा रही है। तो अच्छा, काफी हाँ, लंबी, बहुत लंबा सबसे चर्चा हो लंबी रहा है चर्चा मेरे अभी। ख्याल से आज रही है। हाँ हाँ, मुझे हाँ, लग रहा था कि छोटा हो जाएगा, लेकिन बाद में काफी लंबे चीजें आ गई दिक्कत और क्या है, मुद्दे ऐसे होते हैं ना कि जब आप मुद्दों पे बात करने लगते हो तो इतने मुद्दे, बोलने के लिए मुद्दे होते हैं, कटनी छटनी करते करते भी ज्यादा हो। जैसे जैसे यशराज की फिल्में हैं, बड़ी यशराज की फिल्मों में सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना बड़ा बनाते, इतना बेहतरीन कंटेंट होता है उनका कि काट छांट करते करते भी 3 घंटे तो हो ही जाता है उनकी फिल्में। तो सबके समस्या रहती है ये कि हम लोग के साथ भी समस्या तो ये रहेंगी, जबकि खैर 2 लोग पार्ट में जुड़ भी रहे हैं डिवाइड हमारे किया साथ। है। हाँ, दो कमेंट भी पार्ट के कर रहे हैं बाद कुछ अब लोग। बोल सकते हैं 3 घंटे, 3 घंटे हाँ, सिर्फ जो आप। अभी भी हम लोग मुद्दों पर चर्चा से संतुष्ट नहीं है, कई सारे मुद्दे छोड़े हैं। अभी एक सवाल हम इस पे छोड़ रहे हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि निजी और इस पे कभी हम लोग अलग से चर्चा रखें कि निजी और हाँ, एक सरकार बड़ा एक साथ। चर्चा है। देखिए, हाँ। हमारे सोसाइटी, समाज, निजी क्षेत्र, सरकार और यूथ और प्रशासन, ये 5 लोग मिलकर कैसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था क्रिएट करें, इस पे कभी हम लोग अलग से चर्चा रखें। तो ये छोड़ ही एक रहे हैं अच्छी अभी लोग, चर्चा। क्योंकि एक ट्रिपल पी मॉडल आ रहा है हमारे देश में, ट्रिपल पी मॉडल जिसपे नितिन गडकरी जी एकदम तो पूरी ताकत झोंक के काम कर रहे हैं और कि पीपीपी पब्लिक मॉडल को प्राइवेट। हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, पीपीपी मॉडल पे सड़कें बनवा रहे हैं बहुत तगड़े से कि आप सड़कें बनवाओ, टोल टैक्स ले लो ना, बात खत्म। तो पीपीपी मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पे एक बेहतरीन एग्जांपल है आपका। अगर आप देखें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे जो सरकार काम कर रही है, एक इस पे अलग से प्रोग्राम रखा जाए कि 100 लाख करोड़ का टारगेट है अगले 5 सालों में। हम लोग जो है तो किसी दिन इसी पे ही चर्चा रखेंगे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हाँ पे, क्योंकि एक अच्छी चर्चा होगी हाँ, और एक एक सरकार एक की टॉपिक सबसे लेकर के हम बात। सबसे बेहतरीन नीतियों में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, मैं बहुत पर्सनली इसका समर्थन करता हूँ। 5 सालों में एविएशन कोरोना को से पहले लेकर के, हाँ, सड़कों को लेकर के। 2019 के लाल किले के भाषण पे प्रधानमंत्री ने जब इसे कहा तो मैं बहुत उत्सुक था उसको लेके। खैर कोरोना ने थोड़ा सा बदल किया। तो किसी भी देश में जब आप सोचो 100 लाख करोड़ का कोई प्रोजेक्ट अगर बन रहा हो, जिसपे ये है कि 24% एनर्जी पे खर्च करना है उसका, 17% शहरी विकास, शहरी प्लानिंग पे खर्च करना है। मतलब आप सोचो कि एक छोटे छोटे बाजार को भी बड़े बड़े शहर बनाए जाएंगे। 17 लाख करोड़ किसी किसी शहरी विकास पे खर्च हो जाएंगे, 12% रेलवे पे खर्च होंगे, 18% रोडवेज पे खर्च होंगे, 70 मतलब टोटल 70% तो इन्हीं सब चीजों पे खर्च हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि अगले 5 सालों में हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। हाँ, इस पे कि अगली अगर ही छोटे चर्चा हम सोचो लोग अगर आप, रखते हैं, सही रहेगा। हाँ, इस पे एक अलग से चर्चा देखा जाएगा, इस पे करते हैं हम लोग बात, शो के बाद बात करते हैं इस पे। इसकी दिक्कत इस पे है कि 40% सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी, इस पे प्राइवेट पार्टनरशिप 22% प्राइवेट निजी सेक्टर के लोग आएंगे। तो जब सारे सेक्टर मिलके काम करते हैं ना तो एक सुदृढ़ विकास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इस पे कभी रखे चलिए, चर्चा हमको। फोन जो है बहुत ज्यादा मतलब डिस्चार्ज की तरफ बढ़ चुका है, केवल 4% चार्ज है। तो अच्छा, कब बंद हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो आज जो है कि जितने भी लोगों ने